इमेजिन करो, आप जितनी बार भी मरते हो, आप उतनी बार एक अलग दुनिया में रीइंकारनेट होते हो, वो भी आपकी प्रीवियस लाइफ की सारी मेमोरीज के साथ। और यही हुआ हमारे इस मैनहुआ के प्रोटैगनिस्ट के साथ, जो कि इस बार एक मेडिवियल वर्ल्ड के प्रिंस के रूप में रीइंकारनेट होता है। लेकिन क्योंकि उसकी माँ एक मेड थी और पिता एक राजा, इसलिए ना उसे कोई अटेंशन मिलती है और ना ही सक्सेशन राइट्स। और गेस व्हाट, उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टेड उसका सोचना है कि ये एक परफेक्ट जगह है जहां वो अपना जीवन आराम से काट सकता है। ना कोई रॉयल ड्रामा, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बस एक चिल लाइफ। लेकिन हम सब जानते, उसकी ये जिंदगी सच में इतनी आसानी से नहीं कटने वाली जितनी उसे लग रही है। चलिए देखते हैं कैसे हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी पिछली जिंदगी की मेमोरीज का इस्तेमाल करके इस दुनिया को बदलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारा प्रोटैगनिस्ट लड़ रहा होता है। लड़ाई में उसे मजा आ रहा था और वो अपने एनिमी का मजाक उड़ा रहा था क्योंकि वो बहुत स्लो था। लेकिन उसकी लापरवाही ने उसे बर्बाद कर दिया। लापरवाही हमेशा उसकी प्रॉब्लम थी। वो सिर्फ अपने एनिमी के साथ खेलना चाहता था क्योंकि वो ऊब चुका था। एक जोरदार ब्लो के बाद उसकी आर्मर टूटने लगी और ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था क्योंकि उसकी आर्मर बहुत वैल्यूएबल थी। गुस्से में उसने तुरंत सरपेंट की तरफ जंप किया और मजाक करते हुए उससे कहा कि वो तो उसे काट भी नहीं सकता। गुस्सा भी उसकी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। वो बहुत जल्दी एनरेज्ड हो जाता था। यही वजह थी कि उस वक्त उसने सरपेंट को अपने मुक्कों से मारना जारी रखा। उसने अपनी सोर्ड पकड़ी और कहा कि तलवारबाजी करना उसे सबसे ज्यादा पसंद है। उसने सरपेंट पर वार करना शुरू किया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि उसे तलवारबाजी मैजिक के साथ करना ज्यादा पसंद है। इसी बीच उसने अपने पैर में कुछ महसूस किया और वो अचानक गिरने लगा। गिरते वक्त उसने सोचा कि ये कैसे पॉसिबल है। ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहोश हो रहा है। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोले, चारों ओर अंधेरा हो गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने अपने सामने एक औरत को खड़ा पाया। उसने पूछा, ये कहां से आ गई? वो देख रहा था कि वो एक बहुत खूबसूरत औरत है और सोचने लगा कि क्या वो उनकी एडमायरर थी जो उसे हमेशा से फॉलो कर रही थी। लेकिन वो बहुत थका हुआ था अपने पिछले फाइट की वजह से। वो औरत उसकी तरफ बढ़ी और उनके माथे पर एक किस किया। उसे ये पसंद आया क्योंकि उस औरत से फूलों की खुशबू आ रही थी। जब उसने उसे और गौर से देखा तो पाया कि उसकी खूबसूरती अविश्वसनीय थी। वो खुद को रोक नहीं पाया और वो और पास आ गया। वो उसे किस करना चाहता था, लेकिन तभी उसे रियलाइज हुआ कि वो एक बेबी है। फिर वो रोने लगा। उसकी माँ ने सोचा कि वो कुछ खाने के लिए रो रहा है, लेकिन असल में वो इसलिए रो रहा था क्योंकि वो फिर से रीइंकारनेट हो गया था। दूसरों से अलग वो हर डेथ के बाद रिबॉर्न हो जाता है और ये सिलसिला अनंत तक चलता है। लेकिन फिर भी दुखी क्यों होना, परेशान क्यों होना? ये उनकी 101वीं बर्थ थी। एरियल की आंखों के सामने उसकी पिछली जिंदगियां दिखाने लगीं। उसकी स्टूडेंट लाइफ, उसकी नाइट की जिंदगी, यहाँ तक कि एक सैमुराई के रूप में भी। फिर वो बताता है कि उसकी पहली जिंदगी कोरिया में थी। उसकी पहली लाइफ में बस एंडलेस इंटरव्यूज और जॉब सर्चेस थे। एक ऐसी बोरिंग लाइफ जो कोई भी सपने में नहीं देखना चाहेगा। और उसका अंत भी उतना ही बेकार था, एक कार एक्सीडेंट। पहली बार जब वो रिबॉर्न हुआ तो उसने खुद को एक अनजान फैमिली के बेबी के बॉडी में पाया। सब कुछ अजीब था। उसी मोमेंट से वो रिपीटेडली रिबॉर्न होने लगा, वो भी अलग अलग वर्ल्ड्स और एराज में। एरियल इस पर बोस्ट कर सकता था क्योंकि उसने हर तरह की लाइफ जी थी और हर तरह से जी थी। इसी वजह से वो इस सिचुएशन से अकस्टम्ड हो गया था। वो रिबर्थ जिसका सपना लोग देखते हैं, उसके लिए वो आम बात बन चुकी थी। हालांकि दूध पीते हुए उसने सोचा कि इस बार वो कहाँ रीइंकारनेट हुआ है। आखिर आसपास देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कहीं मिडिल एजेस में है। यह तो तय था कि वो अर्थ पर वापस नहीं था और ना ही ये रीबर्थ किसी तरह लॉजिकल था। इसका मतलब था कि उसे बस किसी और दुनिया में रिबॉर्न किया गया था। लेकिन उसे कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि उसे ये दूसरी दुनियाएं पसंद थीं। अक्सर ये दुनियाएं ज्यादा कंफर्टेबल होती थीं। इस बार तो वो लकी भी था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो एक अमीर फैमिली में पैदा हुआ था। उसके आसपास कई कंपेनियंस भी थे। इसका मतलब था कि वो एक नोबल फैमिली से था और उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। एरियल को शुरू में उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आई, लेकिन थोड़े समय बाद वो उस भाषा का आदी हो गया। ये एक नई दुनिया और नई लैंग्वेज थी, तो शुरुआत में कंफ्यूजन होना स्वाभाविक था। लेकिन उसकी माँ के नर्म हाथों और काइंड लुक ने सब कुछ क्लियर कर दिया। उसकी माँ सच में उससे बहुत प्यार करती थी। एक ऐसा इंसान जिसने 100 बार रिइंकारनेट हुए अलग अलग हाथों में खुद को पाया हो, वो अच्छे से समझ सकता है कि कौन सी माँ ने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाने के चलते जन्म दिया और कौन सी ने नहीं। भले ही ये एक कड़वा सच हो, लेकिन कई बार उसे जन्म के बाद अबैंडन कर दिया गया था या उससे बदले में कुछ चुकाने की उम्मीद की गई थी। लेकिन इस बार उसे अच्छी फीलिंग हो रही थी। उसने सुना कि एक मेड उसकी माँ को बुला रही थी। मेड ने उसकी माँ से कहा कि वो बहुत टायर्ड लग रही है, इसलिए उसने यंग प्रिंस को संभालने का ऑफर दिया। उसी मोमेंट एरियल को रियलाइज हुआ कि वो एक प्रिंस है। उसकी माँ ने मेड को देखा और पूछा, क्या लोग इस बच्चे को प्रिंस के रूप में रिकॉग्नाइज करेंगे? मेड ने कहा कि शायद करेंगे। फिर उसकी माँ ने मेड से कहा कि वो सच सच बताए क्योंकि रूम में वो दोनों अकेली थीं। उसने पूछा कि क्या वो भी उसके बेटे के बारे में बुरा सोचती है? लेवाना, जो कि उसकी माँ का नाम था, उसने कहा कि कुछ समय पहले वो भी एक सर्वेंट थी। एरियल ने तुरंत रियलाइज किया कि यही वजह थी कि उसकी माँ उदास लग रही थी।
लेवाना ने कहा कि उसके बेटे में किंग का खून तो है, लेकिन उसका भी खून है जो एक कॉमनर का है। उसने सोचा कि शायद फ्यूचर में एरियल उसे इसके लिए ब्लेम करे। मेड ने तुरंत डिसएग्री करते हुए कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा। लेवाना ने कहा कि प्रिंस होने के बावजूद इंपीरियल खून के साथ भी उसका फ्यूचर आसान नहीं होगा। उसने कहा कि अगर उसका बेटा प्रिंस ना होता तो उसकी जिंदगी ज्यादा आसान होती। लेवाना ने एरियल की तरफ देखा और उससे माफी मांगी। वो जानती थी कि बाकी नोबल फैमिलीज उसके और उसके बेटे के बारे में क्या सोचती हैं। उसी की वजह से एरियल का थ्रोन इनहेरिट करने का कोई हक नहीं था। वो खुद को ब्लेम कर रही थी, लेकिन एरियल ने सब कुछ किया ताकि उसकी माँ के चेहरे से आंसू पोंछ सके। उसकी माँ ने तुरंत खुद को संभाल लिया, क्योंकि उसे लगा कि उसका बेटा शायद कुछ समझ रहा है और उसे कंफर्ट देने की कोशिश कर रहा है। मेड ने इस बात पर अग्री करते हुए स्माइल किया। एरियल ने यह दिखाने की कोशिश की कि उसकी माँ को उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ठीक है। एरियल को कोई परवाह नहीं थी कि वो थ्रोन इनहेरिट करेगा या नहीं, और ना ही कि उसके फॉलोअर्स होंगे या नहीं। प्रिंस की जिंदगी उसके लिए पहले से ही लकी थी। वो फ्यूचर में किसी भी नोबल को इग्नोर कर सकता था जो उसे परेशान करने की कोशिश करेंगे। इंपीरियल फैमिली भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगी, क्योंकि प्रिंस की लाइफ वैसे भी बिजी रहने वाली थी। ये उसकी 101वीं जिंदगी थी, एक नई दुनिया में, एम्परर के बेटे की तरह एक ऐसी जिंदगी जहां मिक्स्ड ब्लड एक अच्छी और प्लेजेंट लाइफ जी सकते थे। वो हर दिन महिलाओं के साथ एंजॉय कर सकता था और अपनी हर डिजायर पूरी कर सकता था। एम्परर के खून के साथ उसे कम से कम कंफर्टेबल कंडीशंस गारंटीड थीं। वो इटर्नल ट्रैवल्स और हंट्स के सपने देखता था, लेकिन उसी दौरान वो अपने बेड पर लेटा हुआ आवाजें निकालकर अपनी माँ को चीरअप कर रहा था। उसकी माँ ने सोचा कि एरियल खुश और बेफिक्र लग रहा था, लेकिन फिर भी वो थोड़ी सैड थी। अगर उनके पास पावर होती तो वो उसे हर चीज से प्रोटेक्ट कर पाती। ये सब सोचकर वो दुखी थी। एरियल ने पावर की बात सुनी और सोचा कि उसने अपनी माँ की चिंता का कारण समझ लिया। थ्रोन का हक ना होना एक वीकनेस थी। वीक लोगों की कोई जरूरत नहीं समझता, वीक लोगों के लिए कोई खड़ा नहीं होता। लेकिन एरियल को कोई चिंता नहीं थी। उसके वॉरियर पास्ट ने उसे सिखाया था कि वीक होना कभी ऑप्शन नहीं है। 3 महीने बाद जब एरियल सो रहा था, उसकी माँ उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो रही थी। उसकी खूबसूरती से वो इतनी प्रभावित थी कि उन्होंने नोट किया कि उसके बालों का रंग बिल्कुल उनके जैसा था। लेकिन उन्होंने सोचा, अगर इसके बाल इसके पिता जैसे होते तो सब कुछ आसान होता। उसी वक्त एक मेड उसके पास आई और बताया कि उसका कैरेज आ चुका है। उसने अपने बेटे को किस किया और कहा, मुझे मिस मत करना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। जैसे ही सब लोग चले गए, एरियल जाग गया और सोचा कि उसका सोने का नाटक काफी कन्विंसिंग था। उसने हल्की सी आवाज निकाली, लेकिन फिर चुप हो गया। वो उम्मीद कर रहा था कि नैनी उसके पास भागकर ना आए, क्योंकि जब से वो बेबी बना है उसे एक पल का भी पीस नहीं मिला। हर कोई उस पर नजर रखता रहता था, लेकिन अब जब वो अकेला था, उसने इस मौके का फायदा उठाने का सोचा। उसका फ्यूचर इस पर निर्भर था। चूंकि वो सिर्फ नाम का प्रिंस था, उसने सोचा कि क्या एम्परर के खून में कोई एंसेस्ट्रल पावर है। अगर ऐसा है तो उसे इसे सीखना होगा और इस्तेमाल करना होगा। उसने कॉन्सेंट्रेट किया और अपनी सारी पावर को गैदर करने की कोशिश की। उसे पता था कि ये दुनिया सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों द्वारा रूल्ड होती है। जब तक आप स्ट्रांग नहीं होते, लोग आपको अपोज करने से डरते नहीं, लेकिन स्ट्रांग होने पर कोई आपकी खिलाफत करने की हिम्मत नहीं करता। एरियल के पास अपनी पिछली 100 जिंदगियों का अनुभव था, इसीलिए भले ही वो एक बेबी के शरीर में था, वो स्ट्रेंथ एक्यूमुलेट कर सकता था। इसका मतलब था कि पावर अवेलेबल थी। उसे अपनी 30वीं जिंदगी याद आई। उस जिंदगी में उसने चांस कियोंग नामक टेक्निक सीखी थी। ये मेथड उसे इनेट ची और ओरिजिनल ची को एक साथ ट्रेन करने की अनुमति देता था। उसने सोचा कि उसे अपनी बाकी जिंदगियों की स्किल्स को भी प्रैक्टिस करना चाहिए। भले ही वो एक बच्चे के शरीर में था, कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि इस उम्र का बच्चा ट्रेनिंग कर रहा होगा। अगर एरियल ने इस टेक्निक को 10 साल की उम्र तक परफेक्ट कर लिया, तो उसके पास 60 साल के बराबर इंटरनल चाय होगा, और जब वो 20 का होगा तो उसके पास 180 साल के बराबर ची होगी। एरियल एनर्जी पर कॉन्सेंट्रेट करता रहा, क्योंकि ये ट्रेनिंग का केवल पहला स्टेज था। लेकिन उसे पता था कि इस हर्डल को पार करने के बाद वो तब भी ट्रेनिंग कर सकता था, जब नैनी उसे अपनी गोद में उठा रही होगी। फिर एरियल ने अपने पूरे शरीर में एनर्जी फ्लो को तेज करने का फैसला किया, ताकि सारी एनर्जी को इकट्ठा किया जा सके। उसने पूरे शरीर में एनर्जी को महसूस किया, लेकिन उसका सिर जोर से धड़कने लगा। उसने सारी एनर्जी को रिलीज करने का सोचा, और इस प्रक्रिया में वह चिल्ला उठा। उसकी नैनी तुरंत भागकर देखने आई कि क्या सब ठीक है, लेकिन एरियल तब तक प्रिटेंड कर चुका था कि वह सो रहा है। मेड ने देखा कि सब कुछ ठीक है और थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गई, क्योंकि उसे लगा था कि उसने कोई आवाज सुनी है। उसने सोचा कि शायद डायपर बदलने का समय आ गया है। एरियल बस यही चाहता था कि वो उससे दूर रहे और उसे छुए ना, क्योंकि उसे छूने से उसकी सारी स्टोर्ड एनर्जी गायब हो जाती। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि ऐसा ना हो, और उसकी प्रार्थना सुन ली गई। नैनी ने देखा कि सब ठीक है और सोचा कि शायद वह बुरे सपने देख रहा था। जैसे ही नैनी वहां से गई, एरियल ने खुद को एक पावर प्लांट की तरह महसूस किया। उसने सोचा कि उसने एनर्जी को एम्पलीफाई करके रखा है, लेकिन उसका शरीर जल रहा था। उसने महसूस किया कि बुखार बेबीज के लिए जानलेवा हो सकता है। फिर भी उसने परसिवियर किया, क्योंकि उसे लगता था कि किसी के अधीन जीने से मर जाना बेहतर है।
उसने मैक्सिमम एनर्जी को एक्यूमुलेट करना शुरू किया और अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करता रहा ताकि वो प्रॉस्परस लाइफ जी सके। इस बीच मेड ने भी कुछ आवाज सुनी और भागकर उसके कमरे में आई। उसने देखा कि एरियल बहुत पसीना बहा रहा था। मेड को समझ नहीं आया क्योंकि कुछ मिनट पहले वो आराम से सो रहा था। मेड ने फैसला किया कि उसे हर्बल बाथ देना चाहिए। जैसे ही वो बाथ तैयार करने के लिए गई, एरियल ने अचानक से उठकर अपनी आंखों से खुशी के साथ चारों तरफ देखा। उसने हाइपर एवोल्यूशन प्रीफ्रंटल लोब हासिल कर लिया था। जब मेड वापस आई तो उसने पूछा कि एरियल कैसा है। मेड ने देखा कि एरियल खुश है और उसने राहत की सांस ली। एरियल ने सोचा कि उसकी नैनी का मोना के साथ कोई एफिनिटी नहीं है। अब उसकी नई टेक्निक उसे एटमॉस्फेयर से मोना डिटेक्ट और अब्सॉर्ब करने की अनुमति देती थी। अब एरियल आराम से एनर्जी एक्यूमुलेट कर सकता था, चाहे वो खा रहा हो या सो रहा हो। वह अपनी खुशी को रोक नहीं पाया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे महसूस हुआ कि सिर्फ 3 साल में वह इतनी एनर्जी जमा कर लेगा जो ज्यादातर एडल्ट्स के बराबर होगी। जब वह 10 साल का होगा तो शायद इस दुनिया में 10 से भी कम लोग होंगे जो उसे हरा पाएंगे। एरियल ने सोचा कि वो दिन जल्दी आए जब वह इतना मजबूत हो जाए कि वो एक राजा की तरह जिंदगी जी सके। अब 5 महीने हो गए थे एरियल के जन्म को। मोना एब्जॉर्प्शन टेक्निक की वजह से उसकी फिजिकल कैपेबिलिटीज तेजी से बढ़ रही थी। उसकी इनर एनर्जी बच्चों के मुकाबले बहुत तेजी से खौल रही थी। हालांकि अभी वह सिर्फ जमीन पर रेंग रहा था, उसने अपनी कोशिशें बंद नहीं की। उसने सोचा कि जल्द ही उसका पावर लेवल इतना बढ़ जाएगा कि वह हवा में तैर भी सकेगा। इसी समय अचानक वह मैट से ऊपर उठने लगा, लेकिन यह उसकी ताकत नहीं थी बल्कि उसकी माँ थी जिसने उसे गोद में उठा लिया। उसकी माँ ने उसे एक खिलौना दिया जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। उसने उसे एक रैटल दिया। पहले तो एरियल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जब उसने अपनी माँ की डिसअपॉइंटमेंट देखी तो उसने तुरंत उस रैटल से खेलना शुरू कर दिया। बाहर से वह खुश लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अपनी हरकत पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसकी माँ और मेड उसकी खुशी देखकर हंसने लगी। लेवाना ने खुशी खुशी कहा कि वह एरियल के साथ बहुत खेलेंगी। मेड ने उसकी रिएक्शंस की तारीफ की। उसकी माँ ने उसे ब्यूटीफुल कहा और पूछा, तुम किस पर गए हो? एरियल को यह अच्छा लगता था कि उसकी तारीफ होती है। उसे लगता था कि वह अपनी माँ पर गया है। हालांकि वह सोचता था कि प्यार मिलना एक लग्जरी है जिसे इस बार वह चेरिश करेगा। लेकिन तभी एरियल की एक्सप्रेशन बदल गई। उसकी माँ समझ नहीं पाई कि वह क्या चाहता है। दरअसल एरियल को सिर्फ एक चीज चाहिए थी, खाना। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपने पूरे हाव भाव से यह जताने की कोशिश की। तुरंत ननी ने अंदाजा लगा लिया कि एरियल भूखा है। एरियल खुश हुआ और मन ही मन कहा कि उसकी नैनी सबसे अच्छी है। तुरंत उसे दूध दिया गया। जब हमारा हीरो दूध पीने में व्यस्त था तब बातचीत फाइनेंशियल सिचुएशन पर हो रही थी। नैनी और लेडी लेवाना इस बात पर चर्चा कर रही थी कि प्रिंस को अच्छा खाना खिलवाना जरूरी है, लेकिन फंड्स लगातार कम हो रहे थे। इस साल मैंशन की मेंटेनेंस का बजट काफी कट गया था, यहाँ तक कि एक बच्चे को पालना भी मुश्किल हो रहा था। एरियल को याद आया कि उसने कुछ समय पहले मेड्स की ऐसी बातें सुनी थीं। लेडी लेवाना को अपने खाने पर सिग्निफिकेंट सेविंग्स करनी पड़ रही थी। उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। एरियल को यह सुनकर यकीन नहीं हुआ। उसे लगता था कि एक प्रिंस के घर में ऐसी बातें सच नहीं हो सकती। लेकिन लेडी लेवाना हमेशा पॉजिटिव रहती थी। उन्होंने कहा कि भले ही स्थिति खराब है, कम से कम वे भूखे नहीं मर रहे। मेड ने कहा कि अच्छा हुआ सोल्जर्स की संख्या नहीं घटाई गई। यह सुनकर एरियल सोचने लगा कि क्या स्थिति वाकई इतनी बुरी है। उसने समझा कि उसकी माँ सिर्फ एक कॉन्क्यूबाइन है, ना उनके पास पावर था और ना स्टेटस। भले ही उन्होंने एक प्रिंस को जन्म दिया था, एरियल खुद को प्रिंस भी नहीं मानता था। उसने सोचा अगर कुछ नहीं किया गया तो जरूर कुछ बुरा होगा। एरियल को यकीन नहीं हुआ कि एक प्रिंस को बचपन में ही मरने दिया जाएगा। लेवाना को राजा से मिलने का मौका भी नहीं दिया गया था। वह कहती थीं कि राजा से मिलना असंभव है क्योंकि वह बहुत बिजी हैं। अब एरियल को सब समझ आने लगा। उसकी माँ कैरेज में बार बार राजा से मिलने जाती थीं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती। एरियल को यह बात समझ नहीं आई कि राजा अपनी ही संतान की माँ के साथ इतना क्रूअल व्यवहार कैसे कर सकता है। नोबल्स से तो उसकी माँ पहले ही काफी कुछ झेल चुकी थी। एरियल ने रोना शुरू कर दिया। इस पर नैनी ने उसे उसकी माँ की गोद में दे दिया। एरियल अपनी माँ की मदद करना चाहता था, चाहे वह एक बच्चा था, लेकिन उसे पता था कि वह कुछ तो कर सकता है। सारा मामला पैसों की कमी का था। विंटर में हीटिंग जैसे नए खर्च जुड़ते थे। उसने सोचा कि वह कैसे मदद कर सकता है। उसे एक बात याद आई, कोल एक कार्बन स्ट्रक्चर है जैसे डायमंड्स, और उसने देखा कि उसकी माँ के पास प्रीशियस स्टोन्स थे, तो इस दुनिया में यह भी बहुत वैल्यूएबल होंगे। लेकिन उसकी लेग्स इतनी छोटी थीं कि वह बेड से बाहर नहीं जा सकता था। उसे कुछ और सोचना पड़ा। एरियल को एहसास हुआ कि उसके पास इतनी मोना है कि वह खुद को फ्री कर सकता है। उसने सोचा कि वह उड़कर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है। उसने देखा कि फायरप्लेस में कोल पड़ा था और किसी ने उसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया। यह उसके लिए परफेक्ट था। उसने सोचा कि वह इस कोल को डायमंड्स में बदल सकता है। उसने तुरंत काम शुरू कर दिया। एरियल ने कोल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जरूरी टेम्परेचर और प्रेशर तैयार किया। उसने अपनी सारी मोना का इस्तेमाल किया और अपनी इनर एनर्जी को बढ़ाया। उसे पता था कि अगर यह काम करता है तो उसकी माँ बहुत खुश होंगी। एरियल बस एक ही चीज चाहता था, अपनी माँ को खुश देखना और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाना। इसी सोच के साथ उसने चिमनी में से निकलते धुएं को देखा और पाया कि वह सफल हो गया था। उसने एक बेहद खूबसूरत और चमचमाता डायमंड बनाया था।
उसे यकीन था कि अब वह अपनी माँ की मदद कर सकता है। अब बस एक तरीका ढूंढना था कि इसे उनके पास कैसे पहुंचाया जाए। सुबह जब मेड एरियल के कमरे में आई तो उसने पाया कि एरियल अपने बिस्तर पर नहीं था। उसने सोचा, एरियल इतने ऊंचे बेड से कैसे नीचे आ सकता है। मेड को यह भी लगा कि एरियल पूरी रात ठंडी जमीन पर रहा होगा। उसने उसे अपनी गोद में उठाया और देखा कि वह गंदा हो गया था। कमरे में हर जगह गड़बड़ थी। फायरप्लेस और कारपेट पूरी तरह बिखरे हुए थे। मेड ने कहा, अब एरियल को ठंडी जमीन पर और नहीं रहने दिया जा सकता। लेकिन एरियल सोच रहा था कि अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तभी नैनी ने देखा कि एरियल के मुंह में कुछ है। उसने पूछा, एरियल तुम्हारे मुंह में क्या है? तुम्हें कुछ भी मुंह में नहीं डालना चाहिए। लेकिन जैसे ही एरियल ने अपना मुंह खोला, उसने देखा कि वह एक डायमंड है। मेड ये समझ नहीं पाई कि यह डायमंड कहां से आया। उसने सोचा, क्या यह जमीन पर पड़ा था? लेकिन ट्रेजरी की देखभाल वही करती थी और वहां कोई डायमंड मिसिंग नहीं था। उसने एरियल को गले लगाया और उसे धन्यवाद दिया। एरियल सोच रहा था कि उसकी माँ यह देखकर कितनी खुश होंगी। इस डायमंड की मदद से महल में सामानों की गाड़ियां भरकर आने लगीं। इतनी लकड़ी आ गई कि सर्दी आराम से कट जाए। जनरल प्रोविजंस भी मिल गईं। ये डायमंड इतना कीमती था कि उसने 5 साल के लिविंग एक्सपेंसेस को कवर कर दिया। लेवाना ने पूछा, क्या हमने सही किया? कहीं ये किसी और का तो नहीं था? मेड ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह महल 100 साल पहले बना था, जब लेडी लेवाना यहाँ आई भी नहीं थी। सभी को लगा कि यह भगवान का तोहफा है जो प्रिंस के लिए स्वर्ग से भेजा गया था। लेवाना बहुत खुश थी। वह मानती थी कि यह सचमुच भगवान का तोहफा है। दूसरी ओर एरियल सोच रहा था और अपनी माँ से मन ही मन कह रहा था, बस थोड़ा और इंतजार करो माँ, मैं बड़ा होकर तुम्हें इन सब परेशानियों से आजाद कर दूंगा। उसने अपने आप को एक अडल्ट के रूप में अपनी माँ के सामने खड़ा हुआ इमेजिन किया। लेकिन अभी वह बहुत छोटा था। उसने वादा किया कि एक दिन वह राजा और बाकी सभी को दिखाएगा कि एरियल की भी एक पहचान है। उस सर्दी में फायरप्लेस लगातार जलता रहा और महल में हर कोई गर्माहट और आराम से रहा। लेडी लेवाना अकेले खाना भी नहीं खा पाती थी, क्योंकि खाने की भरमार थी। लेवाना ने सर्वेंट्स के खाने के बारे में पूछा, लेकिन मेड ने कहा कि उन्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। महल में खुशी लौट आई थी। मेड्स को फिर से काम पर रखा गया। सबसे बड़ी बात यह थी कि एरियल की माँ अब उदास नहीं थी। वह हमेशा सुंदर और मुस्कुराती रहती थी। वह सर्दी सबसे ठंडी थी, लेकिन सभी ने उसे आराम से गुजारा। 1 साल बाद मेड एरियल के लिए एक आउटफिट चुन रही थी। लेवाना ने आउटफिट्स को अप्रूव किया, लेकिन वह थोड़ी रिजिड डिजाइन्स पसंद करती थी। एरियल को कपड़े बदलना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे सोचने में थकान हो रही थी कि ये कौन सा हॉलिडे है जिसके लिए इतना कुछ हो रहा है। एरियल ने सोचा कि एक प्रिंस की तरह रिक्वेस्ट कैसे करनी चाहिए। फिर वह जमीन पर लेटकर रोने लगा। मेड ने देखा और समझा कि वह सोने की कोशिश कर रहा है। उसने उसे तुरंत चुप कराया, कपड़े बदले और बिस्तर पर सुला दिया। एरियल खुश था कि सब लोग आखिरकार उसे अकेला छोड़कर जा रहे थे ताकि वह आराम कर सके। दूसरी ओर नैनी बहुत खुश थी, क्योंकि आज का दिन बहुत खास था। आज एरियल को पहली बार इंपीरियल फैमिली के प्रिंस के रूप में ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया जाना था। जब एरियल ने यह सुना तो वह शॉक्ड रह गया। क्या यह सच में हो रहा है? उसने सोचा। लेवाना बहुत खुश थी कि एरियल बिना किसी परेशानी के 1 साल का हो गया, लेकिन लेडी लेवाना थोड़ी चिंतित थी। उन्होंने कहा, एरियल भले ही नाम का प्रिंस हो, लेकिन उसके वेन्स में रॉयल खून बहता है। लेवाना सोच रही थी कि क्या राजा अपने बेटे के जन्मदिन पर आएंगे या नहीं। मेड ने कहा कि उसे नहीं लगता कि राजा एरियल को इग्नोर कर रहे थे। वह शायद सही समय का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि नवजात शिशुओं के साथ बुरी घटनाएं हो सकती हैं। एरियल ये सुनकर और भी ज्यादा शॉक्ड था। उसका जन्मदिन सच में बहुत नजदीक था और सभी लोग उसके लिए एक बड़ा बैंक्वेट तैयार कर रहे थे। दूसरी ओर मिस लेवाना बहुत खुश थीं, क्योंकि उनका बेटा अब आधिकारिक रूप से शाही परिवार का हिस्सा बनने वाला था। एम्पायर के कानून उनके बेटे के पक्ष में थे और यही कारण था कि लेवाना आजकल अधिक खुश नजर आ रही थीं। एरियल सोच रहा था कि क्या बाकी एरिस्टोक्रेट्स भी इस बैंक्वेट में आएंगे। वह यह भी चाहता था कि आखिरकार वह अपने पिता को देख सके, जिन्हें उसने जन्म के बाद से नहीं देखा था। बैंक्वेट का आयोजन भव्य था। वहां बड़ी संख्या में एरिस्टोक्रेट्स और सर्वेंट्स मौजूद थे। एरियल बहुत क्यूरियस था कि इस सब पर कितना पैसा खर्च हुआ होगा। हर कोई बेहद अच्छे कपड़े पहने हुए था। उसने सोचा, क्या सभी लोग बैंक्वेट्स के लिए ऐसे कपड़े पहनते हैं? मेड ने उसे समझाने की कोशिश की। एरियल को यह सब पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वह इतने नए चेहरे देखकर थोड़ा कंफ्यूज्ड था। प्रिंस ने पहले कभी इतने सारे लोगों को नहीं देखा था। उसकी माँ ने उसे शांत किया और कहा, सब कुछ ठीक है, क्योंकि यहाँ सबसे महत्वपूर्ण तुम हो। लेकिन एरिस्टोक्रेट्स ने पहले ही उसे देखना शुरू कर दिया था। एरियल ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे किसी की जरूरत नहीं थी। लेकिन वह सोच रहा था, राजा यानी मेरे पिता कहाँ हैं? उसने सोचा कि वह उनकी बेशर्म आंखों में देखना चाहता है। तभी इंपीरियल फैमिली पहुंची। एरियल ने तुरंत अपनी माँ का ड्रेस खींचना शुरू किया और उनसे पूछा कि क्या वह सच में रेनिंग एम्प्रेस थीं और उनके साथ खड़े बच्चे कौन थे, खासकर वह बड़ा लड़का। एरियल ने देखा कि हर कोई उनकी माँ को ऐसे इग्नोर कर रहा था जैसे वह वहां एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन उसकी माँ इस पेडेंटिक बिहेवियर से जरा भी आहत नहीं हुई। उसने एरियल से पूछा कि क्या उसे कोई परेशानी हो रही है और कहा कि यह सब जल्दी खत्म हो जाएगा। जब उसकी माँ मुस्कुराई, एरियल ने देखा कि उनकी नजर कहीं और थी। वह राजा यानी एरियल के पिता की ओर देख रही थी। राजा एक अविश्वसनीय ऊर्जा के साथ खड़े थे। जैसे ही वह वहां से गुजरे, सारे चैटी नोबल्स और सर्वेंट्स चुप हो गए।
सबने उनके सामने सिर झुका दिया। एरियल ने भी उनकी पावर महसूस की जो मास्टर्स के स्तर की थी। एरियल यह नहीं समझ पाया कि उसके पिता उसे देख रहे थे या उसकी माँ को। उसने सोचा, काश रिबर्थ ने मुझे दूसरों के थॉट्स पढ़ने की शक्ति दी होती। इसके बाद सभी ने एरियल को गिफ्ट्स देना शुरू किया। सभी ने उसे बधाई दी और इसे उसके लिए एक बड़ा सम्मान माना। लेकिन जब इंपीरियल फैमिली ने उसे बधाई दी तो उन्होंने बिना झिझक अपना एटीट्यूड उसकी माँ और उसके प्रति दिखाया। एरियल को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने अपनी माँ की गोद से बाहर निकलने और उन लोगों पर अटैक करने की कोशिश की। उसने सोचा, इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करने की। एरियल को एहसास हुआ कि वहां मौजूद हर व्यक्ति अंदर से उतना ही अनप्लेजेंट और रॉटन था। उसने सोचा, क्या मुझे अपनी सुपर क्राई से इन सबके कान फाड़ देने चाहिए? लेकिन उसने अपनी माँ को शर्मिंदा नहीं करना चाहा। उसने सोचा कि अभी सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि वह शांत और अच्छा बना रहे, क्योंकि वहां सभी हिपोक्रेट्स थे। एरियल बस वहां से जल्दी निकलना चाहता था। उसने सोचा कि अपनी माँ की गोद में सो जाना सबसे अच्छा होगा। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि वह शायद एम्परर की किसी कॉन्क्यूबाइन की बेटी के सामने है। एरियल ने सोचा कि वह एक छोटी उम्र में भी एक लेडी जैसी लग रही थी। लेकिन बैंक्वेट खत्म होते ही वे सब वहां से जा चुके थे। एरियल और उनकी माँ ने एक साथ राहत की सांस ली, लेकिन यह सब खत्म नहीं हुआ था। तभी उनकी माँ के पास खुद एम्प्रेस आई। एम्प्रेस ने कहा, उन्हें मिले काफी समय हो गया है। लेवाना ने जवाब दिया और पूछा, क्या एलिया ठीक है? एलिया एम्प्रेस का नाम है। एलिया ने जवाब दिया, हाँ सब ठीक है, खासकर मेरे बेटे की वजह से जो गद्दी का वारिस है वह हमेशा मेरे साथ रहता है। एरियल को एम्प्रेस का अपने बेटे पर इतना बोस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन यह तो एक्सपेक्टेड था क्योंकि इस एम्प्रेस से यही उम्मीद की जाती है। फिर भी एम्प्रेस ने कहा, एरियल बहुत स्वीट है और अपनी माँ की तरह ही दिखता है। लेकिन एरियल को इसमें कुछ भी अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा, यही वो हैं जिनकी वजह से हम इतनी मुश्किलों में हैं। अगर इन्हें हमारी परवाह होती तो कासल के फंड्स इतनी ड्रास्टिक तरीके से कट नहीं होते, नाइट्स को लकड़ी काटने के लिए ना भेजना पड़ता और हमारे कपड़े स्क्रैप से सिले हुए ना लगते। एम्प्रेस ने लेवाना से कहा, अपने बेटे के साथ समय का आनंद लो। लेवाना ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, हाँ मैं करूंगी। लेकिन जब एम्प्रेस ने विदा ली तो उनकी मुस्कान मॉकिंग थी। उसी समय लेवाना ने किसी को देखा जिसकी उम्मीद उसने बिल्कुल नहीं की थी। उन्होंने एम्परर को देखा। एम्परर ने कहा, काफी समय हो गया है, क्या सब ठीक है? क्या तुम कास्टल की आदत डाल पाई हो? लेवाना ने झूठ बोलते हुए जवाब दिया, मैजेस्टी की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है। एरियल यह सब देखकर नाराज हो गया। उसने सोचा, सब कुछ कितना असामान्य है। उसने सिर्फ एक चीज की इच्छा की कि एम्परर उन्हें पैसे दे। एरियल ने अचानक जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। इससे एम्परर ने एरियल को गोद में लेने की इच्छा जताई। यह पहला मौका था जब उन्होंने अपने बेटे को एक साल बाद देखा। एम्परर ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह रो क्यों नहीं रहा। बाकी बच्चों ने तो मुझे देखकर कभी रोना बंद ही नहीं किया। एरियल ने सोचा, क्या मुझे बस मुस्कुरा देना चाहिए? आखिरकार एक ऐसा आदमी जो अपने बेटे की मुस्कान से पिघल न सके, उसे पिता कैसे कहा जा सकता है? एम्परर ने उसे गोद में लिया और एरियल ने एक अजीब सी मूवमेंट शुरू की ताकि एम्परर उसे नीचे उतार दे। लेवाना ने कहा, वह अभी वॉक नहीं कर सकता, वह सिर्फ 1 साल का है। लेकिन उसी समय एरियल खड़ा हुआ और चलने लगा। सभी लोग दंग रह गए। एरियल को एहसास था कि वह इस पल का केंद्र बिंदु है। उसने सोचा, मुझे अपना सब कुछ दिखाना होगा। आखिरकार वह प्रिंस एरियल है। एरियल ने टेबल तक चलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उस पर लीन किया, पूरी टेबल कोलैप्स हो गई। सभी प्रोडक्ट्स और ड्रिंक्स नीचे गिरने लगे। लेवाना और एम्परर बहुत चिंतित हो गए क्योंकि हर चीज गिर रही थी, टूट रही थी और फैल रही थी। लेकिन एरियल के लिए यह सब ठीक था क्योंकि यह उसकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। वह चाहता था कि लोग प्रिंस की पहली स्टेप्स को सेलिब्रेट करें और इस शॉकिंग इफेक्ट के लिए उसने सही समय चुना था। जब वह जमीन पर गिरा तो उसने रोने और चिल्लाने का फैसला किया। आखिरकार वह एक बच्चा है। एम्परर ने उसे उठाया और देखा कि एरियल बस वाइन से गंदा हो गया था, लेकिन उसे कोई चोट नहीं लगी थी। मेड ने तुरंत एरियल को एम्परर से लेने की कोशिश की, लेकिन एम्परर ने कहा, कोई बात नहीं। तभी एम्परर ने देखा कि एरियल के आउटर क्लोथ्स के नीचे जो कपड़े थे वे बहुत ही खराब हालत में थे। मेड शॉक थी क्योंकि उसने एरियल को अच्छे कपड़े पहनाए थे। सभी ने देखना शुरू किया और बातें करने लगे कि ऐसे कपड़े एक प्रिंस के लिए बिल्कुल अनवर्दी थे। लेकिन एम्परर गुस्से में आ गए और सभी को चुप रहने का आदेश दिया। एम्परर ने सवाल किया, एरियल कैसी जिंदगी जी रहा था जो उसे इतने खराब हालातों में रहना पड़ रहा है? एरियल अंदर ही अंदर सेलिब्रेट कर रहा था क्योंकि यह सब उसी का प्लान था। असल में उसी सुबह जब नैनी एरियल के कपड़े तैयार कर रही थी, उसने अपनी पूरी एनर्जी लगाई और कपड़े को पूरी ताकत से खींचना शुरू कर दिया। फिर उसने कपड़ों को स्लॉपी और खराब दिखाने की कोशिश की, जो ज्यादा मुश्किल नहीं था। कपड़े इतने फ्रैजाइल थे कि एरियल ने उन्हें आसानी से अपने हाथों से फाड़ दिया। बस थोड़ा सा रब करने से कपड़ों में श्रेड्स आ गए। फैंसी कपड़ों के पीछे एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ छिपी थी जिसे एरियल ने रिवील कर दिया। इसके बाद एम्परर ने एरियल की माँ से पूछा, क्या तुम एक्सप्लेन नहीं करोगी कि यह सब कैसे हुआ? अगर स्टेटस मेंटेन करना इतना मुश्किल था तो इसकी वजह क्या थी? एरियल की माँ बहुत परेशान हो गई, लेकिन एम्परर ने ज्यादा सवाल नहीं किए क्योंकि उसे पता था कि इसका कोई फायदा नहीं। एम्परर ने अपने ट्रस्टेड मैन जिनेल को बुलाया और पूछा, कॉन्क्यूबाइंस के कास्टल्स के मेंटेनेंस के लिए कितना बजट एलोकेट किया गया था और क्या मेरा ऑर्डर ठीक से लागू हुआ? जिनेल ने कहा कि उसने एम्परर के ऑर्डर के अनुसार बजट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया था।
लेकिन एम्परर इस इक्वली शब्द का मतलब नहीं समझ पा रहे थे क्योंकि सब कुछ गलत था। उन्होंने तुरंत बजट रिपोर्ट लाने का आदेश दिया। एरियल ने यह सब देखा और समझ गया कि भले ही यह इंटेरोगेशन जैसा लग रहा था, यह जानने का अच्छा मौका था कि उसके पिता कैसे इंसान थे। एरियल की मां ने कहा, यह सब मेरी गलती है, लेकिन एम्परर ने एरियल को गोद में ले लिया। वहीं एरियल को समझ में आया कि यह मौका उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट था। उसने अपनी मां और नैनी से कहा, थोड़ा और सहन करो। उधर एम्परर के सेक्रेटरी ने डॉक्यूमेंट्स डिलीवर किए। सभी को समझ आ रहा था कि अब क्या होने वाला है। जैसे ही एम्परर ने डॉक्यूमेंट्स देखे, उन्होंने अपनी पावर से उन पेपर्स को जला दिया। यह देखकर एरियल बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा भी नहीं था कि एम्परर को इन सब के बारे में पता नहीं होगा। एम्परर ने एम्प्रेस की तरफ देखा और पूछा, ये क्या हो रहा है? ऐसा क्यों है? मेरे प्रीडिसेसर ने कॉन्क्यूबाइंस के लिए लगभग कुछ भी नहीं छोड़ा। लेकिन एम्प्रेस ने प्रिटेंड किया कि वह कुछ नहीं जानती। फिर एम्परर ने बहुत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पूछा, मुझे यह क्यों नहीं पता था? बजट डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? एम्प्रेस का बड़ा बेटा सामने आया और कहा, यह एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। एम्प्रेस ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन एम्परर और ज्यादा अपसेट हो गए। उन्होंने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह लीडर हैं और अपने सबॉर्डिनेट्स की गलतियों के लिए जिम्मेदार हैं। उनकी नेग्लिजेंस की वजह से तुम्हारा छोटा भाई भूखा और बिना कपड़ों के रह गया। बड़े बेटे ने एरियल की तरफ गिल्टी आइज से देखा, जो एरियल को बिल्कुल पसंद नहीं आया। एरियल को एम्प्रेस की ऑरा महसूस नहीं हुई क्योंकि एम्परर की कैरिज्मा ने सब पर असर डाल रखा था। एम्परर ने बड़े बेटे से पूछा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारी माँ का इससे कोई लेना देना नहीं है? बड़े बेटे ने सिर झुका लिया और चुप हो गया। एम्परर एम्प्रेस के पास गए और कहा, मुझे तुमसे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। लेडी लेवाना ने एम्परर से कहा, उन्हें ब्लेम मत करिए, ये सब मेरी गलती है। मैं ऐसा कुछ भी डिजर्व नहीं करती। एम्परर ने पूछा, तुम किस गलती की बात कर रही हो? लेवाना ने बस उन्हें देखा। एम्परर ने कहा, तुमने मेरे बेटे को जन्म दिया, ये काफी है तुम्हें इंपीरियल फैमिली का हिस्सा मानने के लिए। मिस लेवाना थोड़ा ब्लश कर गईं। एम्परर ने उनका हाथ छुआ और कहा, तुम्हें इस पर गर्व होना चाहिए कि तुम रॉयल फैमिली का हिस्सा हो। दोनों ने एक दूसरे की तरफ गहराई से देखा। यह नजारा एम्प्रेस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर एम्परर ने एम्प्रेस से कहा, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें ढूंढो और सजा दो। अब मैं ऐसी गलतियों को और बर्दाश्त नहीं करूंगा। एम्प्रेस ने जमीन की तरफ देखा। उनके हाथ बहुत तेजी से कांप रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि वह इंश्योर करेंगी कि ऐसा कभी दोबारा न हो। एम्परर ने उन्हें एक बार और देखा और चेतावनी दी कि यह उनकी आखिरी बार है। अगली बार उन्हें सजा दी जाएगी। एम्प्रेस ने बार बार माफी मांगी और वादा किया कि वह कल्प्रिट को ढूंढेंगी और उन्हें सख्त सजा देंगी। लेकिन अंदर से वो इन घटिया लोगों को ही दोष दे रही थी। एम्प्रेस ने लेवाना के पास आकर कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हुआ और वह खुद को जस्टिफाई भी नहीं कर पा रही थी। एरियल ने समझ लिया कि वह सिर्फ प्रिटेंड कर रही थी और सोचा कि कोई भी उनके इतने खराब एक्ट पर भरोसा नहीं करेगा। फिर भी उसकी मां ने कहा कि एम्प्रेस को उनसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। एरियल को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मां ऐसा क्यों कर रही थी। वह कम से कम एम्प्रेस को डांट तो सकती थी क्योंकि यह सब उनकी वजह से हुआ था। एम्प्रेस ने कहा, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। लेकिन एरियल उनकी आंखों में कोई सिंसेरिटी नहीं देख सका। कम से कम उन्हें गिल्टी दिखना चाहिए था। एरियल सोचने लगा कि इनमें से कितने लोग इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। एरियल का बर्थडे आखिरकार खत्म हो गया और बजट का होल भी टाइम प्लग हो गया। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन में गिल्टी पार्टी एक लेसर अरिस्टोक्रेट की फैमिली निकली। बिना किसी खास प्रोसीजर के उन्हें महल में ही एग्जीक्यूट कर दिया गया। सर्वेंट्स आपस में चर्चा कर रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन के अंत में अरिस्टोक्रेट्स ने अपना गिल्ट एडमिट कर लिया था, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी बड़ी रकम कहां खर्च हुई होगी। सभी को खुशी थी कि मामला रिजॉल्व हो गया, लेकिन एरियल को समझ में आ गया कि असली कल्प्रिट सजा से बच गई थी। मामला तुरंत बंद कर दिया गया। एरियल को यह सब बेहद अनफेयर लगा। उसने सोचा कि जैसे ही वह बड़ा होगा, वह सबको उनकी सजा देगा। लेकिन अभी वह बड़ा नहीं हुआ था और उसका शरीर सिर्फ एक चीज चाहता था, खाना। एरियल ने रोना शुरू कर दिया। मेड ने आकर देखा कि क्या हुआ है। एरियल को स्पून से खाना खिलाया जा रहा था। वह अपनी करंट लाइफ से खुश था, लेकिन उसने सोचा कि उसे अपने शरीर पर काम करने की जरूरत है क्योंकि वह लंबे समय तक बच्चा ही रहेगा। फिर उसने सोचा कि अभी उसे बस खाना और खेलना है। खाने के बाद उसने सोने का फैसला किया। अगर इसी के एरियल कैरेज की आवाज से उठा, जो उसके घर के बाहर से आ रही थी। उसने देखा कि कई लोग कैरेज से उतर रहे थे। उसने यह सब तब देखा जब उसकी नैनी सो रही थी। उसे कमरे में 3 लोगों के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसकी माँ, एक और औरत और एक बच्चा। एरियल अपनी नैनी के बारे में भूल गया, लेकिन डर गया कि अगर वह जाग गई तो सब उसकी पावर्स देख लेंगे। वह तेजी से नैनी की तरफ उड़ा और जैसे ही बड़े लोग कमरे में आए, उन्होंने देखा कि एरियल नैनी के गाल खींच रहा था। लेडी लेवाना ने इस दृश्य को देखकर चिल्लाया और एरियल को नैनी को चोट पहुंचाने से रोकने के लिए कहा। उन्होंने कहा, तुम्हें नैनी को प्यार और रिस्पेक्ट करना चाहिए। इस बीच नैनी को समझ आया कि लेडी फेनेलिया भी वहां आ चुकी थी। मेड ने तुरंत उनका स्वागत किया और माफी मांगी कि उन्होंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया। लेकिन लेडी फेनेलिया, जो अभी अभी कासल पहुंची थीं, उन्होंने कहा कि उन्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने खुद अपनी विजिट की सूचना नहीं दी थी। एरियल को याद आया कि फेनेलिया एक और कॉन्क्यूबाइन थी। लेवाना ने कहा कि अगर उन्हें पहले से विजिट के बारे में पता होता तो वे कुछ तैयारी कर लेती। लेकिन मिसेस फेनेलिया ने कहा कि वह लेवाना से प्राइवेटली बात करना चाहती थी। लेवाना यह नहीं समझ पाई कि फेनेलिया उनसे मिलने क्यों आई थी। उन्हें लगा कि बात गंभीर होगी।
लेकिन जब लेवाना सीरियस बातचीत का इंतजार कर रही थी, फेनेलिया ने उनसे माफी मांगी। लेवाना चाय पीते हुए यह सुनकर चौंक गई। खुद को संभालते हुए उन्होंने फेनेलिया से पूछा कि उनका मतलब क्या है। फेनेलिया ने माफी मांगी कि उन्होंने प्रिंस एरियल के बर्थडे बैंक्वेट में ठीक से बिहेव नहीं किया। फेनेलिया सच में गिल्टी फील कर रही थी। फेनेलिया ने बताया कि पहले जब युद्ध अपने चरम पर था, उनकी कैंचेस्टर फैमिली ने विक्ट्री में सबसे बड़ा योगदान दिया था। पूरे एम्पायर में ऐसा कोई नहीं था जिसने उनके परिवार का नाम न सुना हो, लेकिन वह सब अब बीते समय की बात थी। अब क्योंकि हाल ही में परिवार में युद्ध के लिए कोई स्ट्रांग लड़के पैदा नहीं हुए थे, उनकी ग्लोरी जल्दी फेड हो गई। रूमर्स फैलने लगे कि उनके परिवार की फाइनेंशियल हालत पिछले कुछ सालों में खराब हो गई थी। मिसेस लेवाना ने पूछा कि क्या फेनेलिया अपने फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से आई थी। फेनेलिया ने माना कि उनका परिवार सच में कर्ज में डूबा हुआ था और एम्प्रेस ने उन्हें ये करने के लिए फोर्स किया था। फेनेलिया ने कहा कि उनके परिवार की वजह से ही बजट में कमी आई थी। उसी पल फेनेलिया ने अपना मनी बैग निकाला और उसे टेबल पर रख दिया। लेवाना ने पूछा, ये क्यों? फेनेलिया ने कहा, यह समस्या को सॉल्व करने के लिए काफी नहीं है, लेकिन मैं इसे आपको देना चाहती हूँ। फेनेलिया ने कहा कि वह वास्तव में रिग्रेट करती हैं और यह भी कहा कि वह माफी की उम्मीद नहीं कर रही। फेनेलिया ने लेवाना से कहा कि वह अपनी हेट्रेड सिर्फ उन पर डायरेक्ट करें। उसी समय कमरे का दरवाजा खुला और थोड़ी दूरी पर फेनेलिया की बेटी खड़ी हुई थी। लेवाना ने तुरंत समझ लिया कि फेनेलिया सिर्फ अपनी बेटी को इंपीरियल फैमिली के बाकी मेंबर्स के कॉन्फ्लिक्ट से बचाना चाहती थी। लेवाना ने कहा, ठीक है, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि तुम इसमें से किसी भी चीज के लिए गिल्टी नहीं हो। फेनेलिया ने कहा कि उन्हें उनके लिए सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है। लेवाना ने साफ कहा कि इस समय हमें एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें सब समझ में आता है और वह उनके परिवार से कोई गुस्सा नहीं रखती। लेवाना ने मनी बैग वापस देते हुए कहा कि यह उनके बीच इंटीमेसी का एक प्रूफ है। उन्होंने फेनेलिया से कहा कि वो इसे एक गिफ्ट की तरह समझें। लेवाना ने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि उनके महलों में जो भी प्रॉब्लम्स हुई वो इसलिए थी क्योंकि लेवाना पहले एम्प्रेस की सर्वेंट थी। एरियल इस इंफॉर्मेशन को सुनकर शॉक्ड था। अब उसे समझ में आ गया कि उसकी माँ को इतना पोरली क्यों देखा जाता था। वह कमरे में इधर उधर हिलने लगा, सोचते हुए कि उसकी माँ की लाइफ कितनी मुश्किल थी। एरियल की नैनी यह भी नहीं समझ पा रही थी कि वो प्रिंस को कैसे शांत करे। मेड ने पूछा कि क्या वह ठीक है। एरियल ने उनकी चिंता देखकर एक हैप्पी फेस बनाया ताकि वह अपसेट ना हो। नैनी को समझ में आ गया कि यंग प्रिंस का मूड खराब है। फिर नैनी कुछ एक्सरसाइज के लिए प्रिंसेस केनिया के साथ चली गई। जब सब बिजी हो गए तो एरियल ने अपनी एनर्जी का यूज करते हुए अपनी माँ और फेनेलिया की कॉन्वर्सेशन फिर से सुनने का फैसला किया। बातचीत अब इस पर थी कि लेवाना ने कैसे कहा कि वह एम्प्रेस के ऑपरेशन से बच नहीं सकती, लेकिन उनके पास एरियल है और इसलिए उन्होंने तय कर लिया है कि जब तक एरियल बड़ा नहीं हो जाता वह उसे प्रोटेक्ट करेंगी और एम्प्रेस को अपनी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। इस पल में लेवाना पहले से कहीं ज्यादा सीरियस थी। उन्होंने फेनेलिया से कहा कि वह उनसे फ्रेंडशिप करना चाहती है। फेनेलिया ने महसूस किया कि वे कंस्पिरेसी से कुछ ज्यादा एक यूनियन बना रही थी। फेनेलिया ने सोचा कि अगर कोई कभी कॉर्नर्ड हो जाए तो कम से कम एक हेल्पिंग हैंड होगी और यही इस यूनियन का मतलब है। एरियल इस बात को लेकर कंफ्यूज था कि उसकी माँ ये सब जानती हैं। उन्हें एम्प्रेस और कॉन्क्यूबाइंस के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी पता था, लेकिन अब वह क्या करेंगी। एरियल ने सोचा कि उसे पहले से ही इन सब के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे ही वह यह सोच रहा था, वही लड़की उसके पास आई। वह समझ नहीं पाया कि वह कहाँ से आई। उसने सोचा कि वह क्रेडल में प्रवेश नहीं कर पाएगी, लेकिन लड़की ने बस उसके बेड पर चढ़कर उसके गाल को खींचना शुरू कर दिया। उसे यह करते हुए बहुत मजा आ रहा था। एरियल ने सोचा, मैं कोई खिलौना नहीं हूं जो तुम मेरे गाल पिंच करती रहो। एरियल ने सोचा कि कोई तो उसे बचा ले। तभी मेड दौड़ती हुई आई और कहा, हमारा एरियल कितना प्यारा है। एरियल को समझ में आ गया कि अब सब खत्म हो गया। नैनी ने कहा कि प्रिंसेस को एरियल से मिलने बार बार आना चाहिए। प्रिंसेस ने तुरंत कहा, हाँ, मुझे एरियल से मिलना बहुत अच्छा लगेगा। एरियल को कहीं से भी मदद नहीं मिली और समय बीतता गया। अब एरियल 30 महीने का हो चुका था। जल्द ही एरियल का तीसरा जन्मदिन आने वाला था। उसे लगता था कि जिंदगी कितनी तेजी से निकल रही है। वह हमेशा इस बात से परेशान रहता था कि वह ठीक से बोल नहीं पाता। भले ही सब यही सोचते हों कि वह अभी बच्चा है, लेकिन उसे अडल्टहुड तक जीकर सब कुछ सीखना था। उसने अपनी 45वीं लाइफ को याद किया, जहां उसने सिर्फ 10 मिनट में एक लड़की को सेड्यूस कर लिया था। उसे लगा कि एक आदमी को एलोक्वेंट होना चाहिए। तभी प्रिंसेस केनिया उसके कमरे में आ गई। वह भागती हुई आई और एरियल से मिलने लगी। एरियल ने उससे बचने की कोशिश की और छिपने का फैसला किया, लेकिन भले ही उसने कोशिश की हो, प्रिंसेस केनिया ने उसे जल्दी से ढूंढ लिया। एरियल अपसेट और डिप्रेस्ड हो गया, लेकिन प्रिंसेस केनिया बस उसके साथ हाइड एंड सीक खेलना चाहती थी। एरियल ने मना करना चाहा, लेकिन प्रिंसेस ने उसे खींचते हुए एक बड़े कमरे में ले गई। एरियल ने समझा कि फेनेलिया की विजिट के बाद से प्रिंसेस केनिया उससे अक्सर मिलने आ रही थी। उसने सोचा कि शायद यह नैनी की कही बातों की वजह से है। फिर भी उसे इसमें कुछ गलत नहीं लगा, क्योंकि यही तरीका था जिससे उसकी माँ लेवाना और फेनेलिया एक स्ट्रांग फ्रेंडशिप बना सकती थी। मेड ने हमेशा कहा कि एरियल बहुत लकी है कि उसकी एक अच्छी बहन है। केनिया ने कहा, भले ही एरियल अभी छोटा है,
मैं उसके साथ खेलूंगी और उसका ध्यान रखूंगी, लेकिन जब वह बड़ा होगा उसे मेरा ध्यान रखना होगा, उसने एरियल से वादा करने के लिए कहा। एरियल ने अग्री किया और उसे धन्यवाद दिया, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि केन्या उससे इतनी obsessed क्यों थी। तभी केन्या ने कहा कि वह उसे अडोर करती है क्योंकि लियोनेल और मेरिल की तुलना में एरियल के साथ खेलना ज्यादा मजेदार है। केन्या ने एरियल को गोद में उठा लिया और कहा कि अब प्ले टाइम शुरू होगा। वह उसे अपने साथ खेलने की जगह तक ले जाने लगी, लेकिन एरियल सफोकेट होने लगा और उसने मदद मांगी। केन्या के एंटुराज में से एक मेड ने कहा कि प्रिंस एरियल को ऐसे उठाने से उसे चोट लग सकती है। मेड ने केन्या से एरियल को नीचे रखने के लिए कहा। मेड ने बताया कि भले ही वह प्रिंसेस हों, लेकिन वह अभी भी एक बच्ची हैं और उन्हें हैवी चीजें नहीं उठानी चाहिए। एरियल ने अपनी किस्मत को धन्यवाद दिया कि वह बच गया, लेकिन प्रिंसेस केन्या खुश नहीं थी। उन्होंने जोर से कहा कि वह खेलना चाहती हैं। मेड ने कहा कि वह ड्राइंग कर सकती हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट बजा सकती है। केन्या ने कहा कि वह इन सब चीजों से थक चुकी हैं, ये सब बहुत बोरिंग है। केन्या ने स्टिक उठाते हुए कहा कि वह सोर्ड चलाना सीखना चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने भाई काइल को ऐसा करते देखा था। एरियल ने देखा कि केन्या स्टिक से प्रैक्टिस कर रही थी। उसने देखा कि उनका बॉडी बैलेंस अच्छा था, भले ही वह एक साधारण लकड़ी पकड़ रही थी। एरियल फेंसिंग बहुत पसंद करता था और उसे वह सेंसेशन मिस होने लगी। प्रिंसेस ने कहा कि वह फेंसिंग सीखना चाहती है ताकि वह स्ट्रांग बन सके और नाइट्स को हरा सके, लेकिन मेड ने कहा कि प्रिंसेस फेंसिंग नहीं सीख सकती। यह सुनकर केन्या अपसेट हो गई। उन्होंने पूछा, जब मेरे भाइयों काइल और लियोनेल को यह सीखने दिया जाता है तो मुझे क्यों नहीं? मेड ने कहा कि प्रिंसेस को अपने हाथ गंदे नहीं करने चाहिए, प्रिंसेस को एलिगेंट और फेमिनिन रहना चाहिए। लेकिन तभी मेड ने देखा कि उनकी सोर्ड गायब थी। केन्या ने सोर्ड उठा ली थी और कहा कि वह फेंसिंग सीखेंगी और यह तय है। मेड ने उन्हें रोकने की कोशिश की और कहा कि कम से कम वो सोर्ड शीथ से प्रैक्टिस करें, लेकिन केन्या अपनी बात पर अड़ी रही। एरियल वहां खड़ा यह सब देखकर खुश था। उसे अपनी छोटी बहन केन्या पहले से ज्यादा पसंद आने लगी थी। एरियल अब 5 साल का हो चुका था। वह हॉर्स राइडिंग सीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाकर भी वह सिर्फ एक टॉय हॉर्स पर सवार था, क्योंकि वह अभी भी बच्चा था। मेड ने एरियल से पूछा कि क्या वह असली घोड़े की सवारी नहीं करना चाहता, लेकिन प्रिंस का जवाब था कि वह सिर्फ अपने खिलौने वाले घोड़े की सवारी करना चाहता है, क्योंकि यह बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। मेड ने कहा, सभी लड़कों को हॉर्सेस और सोर्ड्स में इंटरेस्ट लेना चाहिए और तुम्हारे लिए भी यह सही समय है। मेड एरियल को लेकर बहुत चिंतित थी। वह चाहती थी कि वह मजबूत बने, लेकिन एरियल ने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि एक सफेद घोड़े पर प्रिंस वाली बातें अब पुरानी हो चुकी हैं। नैनी को एरियल को इस तरह देखकर अफसोस हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। एरियल ने सोचा कि जितनी भी जिंदगियां उसने जी हैं, उनमें उसकी एक्सट्रीम टैलेंट ने हमेशा उसे मुसीबत में डाला। जब उसने फेंसिंग में परफेक्शन हासिल की तो उसे हर समय दूसरों से मुकाबला करना पड़ा। जब वह मैजिक में स्किल्ड हुआ तो उसे उन लोगों का सामना करना पड़ा जो उसे नष्ट करना चाहते थे। एरियल ने सोचा, इतनी सारी स्किल और टैलेंट बस कॉन्फ्लिक्ट ही लाती हैं। मेड चाहती थी कि एरियल प्रोडक्टिवली काम करे, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ और मेड की नजर उससे हटी, एरियल तुरंत बिस्तर पर लेट गया। उसने सोचा, काम करना लूजर्स का काम है। एरियल अक्सर रोता रहता और दूसरों से तरस की भीख मांगता, लेकिन असल में वह सिर्फ स्टडी नहीं करना चाहता था। मेड ने कहा कि एरियल अब 5 साल का हो चुका है और यह सही उम्र है दुनिया को हर एंगल से समझने की। एरियल ने मेड को जवाब दिया, मुझे बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मेड ने एक लंबी सांस ली और कहा, तुम ऐसे बात करते हो जैसे तुमने कई जिंदगियां जी हो। यह सुनकर एरियल चौंक गया। उसे लगा कहीं मेड ने उसका सीक्रेट तो नहीं जान लिया। उसने जल्दी से कहा, ऐसा कुछ नहीं है, और कुर्सी के बाजू पर लेट गया। एरियल को लगा कि उसने पहले ही बहुत मेहनत कर ली है। वह पढ़ाई और सीखने से थक चुका था। लेकिन मेड उसे लाइब्रेरी ले गई और उसे बताया कि इंपीरियल लॉज के हिसाब से बच्चों को 5 साल की उम्र से ही सीखना शुरू करना जरूरी है। मेड ने उसे कुछ बुक्स दी। एरियल ने किताबों की ओर देखा और सोचा, ये इतनी सारी किताबें क्यों हैं? क्या मुझे सच में इन सभी को पढ़ना होगा? जैसे ही उसने किताबें हाथ में लीं, उसने उन्हें घुमाना शुरू कर दिया। ये वही था जो उसे किताबों के साथ करना पसंद था। लेकिन मेड ने उसे टोका, तुम्हें इन्हें पढ़ना है, घुमाना नहीं। एरियल ने किताबें उठाकर उनसे घर बनाने शुरू कर दिए। मेड ने कहा, तुम्हारे पास वो अपॉर्चुनिटी है जो बहुत लोग चाहते हैं और उन्हें नहीं मिलती। तुम्हें इन किताबों का सम्मान करना चाहिए। ये ज्ञान तो बचपन में मुझे भी पेल आ गया था। मेड ने एरियल से सीधे बैठने को कहा, लेकिन एरियल बस यही सोच रहा था कि वह अपने कमरे से बाहर कैसे निकल सकता है। उसने अपना तरीका ढूंढ लिया। वह फर्श पर लेट गया और जोर जोर से रोने लगा, यह दिखाने के लिए कि वह पढ़ाई नहीं करना चाहता। लेकिन जैसे ही उसकी माँ कमरे में आई, उसका ऑर्गेनाइज्ड कॉन्सर्ट खत्म हो गया। उसे बैठकर पढ़ाई शुरू करनी पड़ी। एरियल को एहसास हुआ कि अब उसे सीखना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन वह सोच रहा था कि जितना वह कोशिश करेगा उतना ही वह लोगों को खतरे में डाल देगा। एरियल ने सोचा, कॉन्क्यूबाइन और एम्परर के बेटे के रूप में जितना ज्यादा मैं टैलेंटेड बनूंगा, उतनी जल्दी लोग मुझे रास्ते से हटाना चाहेंगे। यह सब उसे अनफेयर लगता था, लेकिन उसने ये मान लिया कि उसका भविष्य पहले से तय है। उसने सोचा, सबकी भलाई के लिए मुझे कमजोर रहकर ही जीना होगा।
जब वह ड्रूल करने लगा तो मेड ने उसे टोका और कहा कि उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। उसने कहा कि अगर एरियल ऐसा करता रहा तो उसकी मां नाराज हो जाएगी, और यही वह चीज थी जो एरियल अपने नए जीवन में नहीं चाहता था। एरियल को एहसास हुआ कि उसे अब मेहनत से पढ़ाई करनी पड़ेगी। वह सब कुछ सीखेगा, बस फेंसिंग नहीं, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई उसे असैसिनेट करने की कोशिश ना करे। उसका मैजिक सीखने का भी कोई इरादा नहीं था। एरियल सोचने लगा कि अगर वह ना फेंसिंग सीखेगा और ना मैजिक, तो बड़ा होकर आखिर करेगा क्या। लेकिन उसकी ये उम्मीदें ज्यादा दिन तक नहीं चलीं। एक हफ्ते बाद उसकी नैनी ने कहा कि एरियल को मैजिक सिखाने के लिए एक टीचर आ रहे हैं। ये सुनकर एरियल ने जोर से चिल्लाया, क्योंकि वह विजर्ड नहीं बनना चाहता था। उसने सोचा कि अगर कोई विजर्ड उसकी मोना को सेंस कर लेगा तो वह तुरंत समझ जाएगा कि उसकी मैजिक अभी दुनिया की सबसे ताकतवर मैजिक है। वह किसी भी तरह अपनी एबिलिटीज को छिपाना चाहता था। नैनी ने एरियल को कुछ करने का मौका ही नहीं दिया। वह उसका हाथ पकड़कर रूम तक ले गई और बोली, डरो मत, सब कुछ जल्दी और बिना दर्द के खत्म हो जाएगा। जैसे ही एरियल ने रूम में कदम रखा, उसने टीचर के चेहरे पर एक हैरानी भरा एक्सप्रेशन देखा। एरियल ने देखा कि टीचर के शरीर पर मोना हर जगह मौजूद था, लेकिन वह सोचने लगा कि टीचर की नजरों में वह कैसा दिख रहा होगा। उसी समय टीचर पास आए और एरियल को टच करना शुरू किया। नैनी ने कहा कि एरियल स्पेशल है, लेकिन टीचर ने कहा कि ऐसा कुछ खास नहीं है और ये बस थोड़ा अजीब है। टीचर ने कहा कि वह एरियल की मोना को महसूस ही नहीं कर पा रहे। नैनी ने कहा कि यह इम्पॉसिबल है, लेकिन मेज ने कहा कि उसने अपनी मोना का इस्तेमाल करते हुए प्रिंस की वेन्स को पढ़ा, लेकिन उसे एक बूंद मोना भी नहीं मिली। एरियल मन ही मन हंस पड़ा। उसने अपनी मोना को इस तरह रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि सर्कुलेशन पूरी तरह रुक गई थी। फिर उसने मोना को एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट किया और सारी एनर्जी रिलीज कर दी। मेज का रिएक्शन देखकर एरियल ने तुरंत मोना को रोक दिया और राहत की सांस ली। टीचर ने कहा, अगर मोना है ही नहीं तो उसे देखना भी इम्पॉसिबल है। हालांकि इस सब के नुकसान भी थे। टीचर ने कहा कि आमतौर पर वह कॉमनर्स में भी थोड़ा बहुत मौना डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एरियल में कुछ भी नहीं है। एरियल को लगा कि उसने सही किया या नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन वह जानता था कि उसने अपनी मां को निराश कर दिया है। वह सोच रहा था कि सबको यही लगना चाहिए कि वह एक कमजोर और अयोग्य बच्चा है। उसने मन ही मन अपनी मां से माफी मांगी कि वह इतना इनकॉम्पिटेंट बेटा है। घर में एरियल के लिए फेंसिंग सिखाने के लिए एक नया मेंटोर आया। मेंटोर का नाम था लैनफील्ड टगन। उन्होंने कहा कि अगर एरियल ने कड़ी मेहनत की तो वह उतना ही मजबूत बन सकता है जितना वह खुद है। एरियल ने सोचा कि लैनफील्ड बहुत कमजोर है। एरियल ने अपने 100 जिंदगियों के जीवन में अनगिनत लड़ाइयों में भाग लिया था और उसका शरीर उन खतरनाक बैटल्स में हार्डन्ड हुआ था। लैनफील्ड जैसे लोग उसके टैलेंट के सामने कहीं नहीं टिकते। एरियल ने लैनफील्ड से ट्रेनिंग शुरू करने को कहा। टीचर ने उसे भरोसा दिलाया कि अगर उसने मेहनत की तो वह अविश्वसनीय रूप से मजबूत बन सकता है। एरियल ने कहा कि वह बेसिक्स से शुरू करना चाहता है, क्योंकि वह कुछ मुश्किल नहीं करना चाहता। लैनफील्ड ने एरियल को बताया कि फेंसिंग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस सबसे जरूरी है। उन्होंने एरियल को एक स्टंप पर खड़ा कर दिया और कहा कि उसे अपना बैलेंस बनाए रखना होगा, लेकिन एरियल ने दिखाया कि यह उसके लिए बहुत मुश्किल था। ट्रेनर ने कहा, हाइट ज्यादा नहीं है, अगर तुम गिर भी गए तो चोट नहीं लगेगी। फिर भी वह बैलेंस बनाने में फेल हो गया। इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी की प्रैक्टिस शुरू हुई, लेकिन इसमें भी एरियल सफल नहीं हुआ। आखिरकार लैनफील्ड ने सोचा कि अब उन्हें सोर्ड विल्डिंग और एक्यूरेसी पर ध्यान देना चाहिए, जहां हमारे हीरो ने फिर से बहुत खराब परिणाम दिखाए। उसने अपने मेंटर से पूछा कि क्या वह सच में इतना बेकार है, लेकिन नाइट ने उसे समझाया कि चिंता मत करो, ये तो सिर्फ पहली ट्रेनिंग है। सिर्फ प्रैक्टिस के जरिए ही इंप्रूवमेंट संभव है। जब हमारा हीरो अपने मेंटोर से बात कर रहा था तो उसने महसूस किया कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। उसे एहसास हुआ कि जितने मीडियोकर उसके रिजल्ट्स होंगे, उतनी जल्दी ये बातें फैलाई जाएंगी। जैसा कि हम जानते हैं, रूमर्स बहुत तेजी से फैलती हैं। जल्द ही हर जगह यह कहा जा रहा था कि हमारे हीरो की क्षमता एक बर्फ के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। लोग कहने लगे कि हमारे हीरो का शरीर इतना कमजोर है कि वह मुश्किल से खड़ा हो पाता है। वह फेंसिंग के लिए बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं है। एम्प्रेस यह सुनकर खुश थी, लेकिन सिर्फ हमारे हीरो को पता था कि ये रूमर्स उसके दुश्मनों को शांत कर सकते हैं। उसी समय जब हमारा हीरो खाना खा रहा था, उसने पूछा कि उसका अगला टीचर कब आएगा। नैनी ने कहा कि ज्यादा देर नहीं होगी। लेकिन अब हर कोई कहने लगा था कि हमारा हीरो एक यूजलेस प्रिंस है, क्योंकि लगभग सभी टीचर्स ने उसे पढ़ाने से मना कर दिया था। फिर एक नया टीचर आया जिसका नाम था गामलपेरा। वह हमारे हीरो को फॉरेन लैंग्वेजेस सिखाने वाला था। हीरो ने उसे देखा और उसके चेहरे पर सिर्फ निराशा दिखाई दी। शायद उसे मजबूर किया गया था। टीचर ने टेबल पर बहुत सारी किताबें फेंकी और कहा, यह सिर्फ ग्रामर के बेसिक्स हैं। उसने कहा कि यह पढ़ने की नॉर्मल पेस है, क्योंकि वे अगले दिन नए टॉपिक पर जाने की योजना बना रहे हैं। हीरो को समझ नहीं आया कि टीचर उसके ऊपर इतना प्रेशर क्यों डाल रहा है, जबकि उसने खुद कोई ओपिनियन मांगा ही नहीं। हालांकि लैंग्वेजेस में हमारा हीरो स्किल्ड था। उसने अपनी पास्ट लाइफ्स में कई भाषाएं सीखी थीं। उसने डिक्शनरी, ग्रामर बुक्स और फॉरेन लिटरेचर उठाने का फैसला किया। रात भर वह किताबें पढ़ता रहा। सुबह टीचर ने पूछा कि क्या उसने सच में सब कुछ सीख लिया है। हीरो ने कहा कि यह सच है,
टीचर शॉक्ड था, लेकिन हीरो को समझ आ गया कि नेबरिंग कंट्रीज की भाषाओं के मुकाबले उसकी नेटिव इंपीरियल लैंग्वेज थोड़ी कठिन थी। टीचर ने हीरो को एक किताब पढ़ने को कहा। हीरो ने सोचा, एक बच्चे के लिए 12 साल से पहले एक सिंपल बुक पढ़ना भी मुश्किल होता है। लेकिन उसने किताब पढ़नी शुरू की और टीचर को सरप्राइज कर दिया। अब पूरा देश हैरान था। प्रिंस ना तो मैजिक कर सकता था, ना ही उसे कोई मैजिकल एबिलिटी थी, लेकिन फिर भी उसने सिर्फ 2 दिनों में लैंग्वेजेस सीख ली। इन रूमर्स का सोर्स था टीचर, जो थोड़े नशे में था, और उसने हीरो की प्रतिभा के बारे में बात करना शुरू कर दिया। जब ये बात एम्परर तक पहुंची तो उसने महसूस किया कि अगर सोर्ड और मैजिक प्रिंस की स्किल्स नहीं हैं, तो उससे निपटना इतना आसान नहीं होगा। उसे लगा कि उसका बेटा सच में जीनियस है। लेडी ने अपने बेटे के बदले व्यवहार पर चिंता जताई। उसने सोचा कि क्या वह उसे सही तरीके से एजुकेट कर रही है। एम्परर ने कॉन्क्यूबाइन के चेहरे की एक्साइटमेंट देखी और उसके पास आया। दूसरी तरफ एम्परर सोच रहा था कि हमारा हीरो एक इनक्रेडिबल लड़के के रूप में बड़ा हो रहा है। हीरो ने अब पूरी पिक्चर देखी। उसने सोचा कि दुनिया के चमत्कार तो मैं जरूर दिखाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे, ताकि लोगों की उसके प्रति क्यूरियोसिटी बनी रहे। और जब तक वह छोटा है तब तक वह आराम कर सकता है और अपनी जीनियस पर्सना का फायदा उठा सकता है। कुछ दिनों बाद हीरो को कोर्ट में भेजा गया। यकीनन ये एम्परर का फैसला था, क्योंकि हीरो को लड़ाई करना नहीं आता था और उसे प्रोटेक्शन की जरूरत थी। हीरो अपने थॉटफुल एम्परर पिता को पसंद करता था, लेकिन तभी उसका ध्यान एक बहुत जोरदार आवाज से भंग हुआ। नैनी कुछ बहुत भारी चीज लेकर आई थी। हीरो सोचने लगा कि ये क्या हो सकता है। उसकी माँ ने बताया कि ये तो एम्परर के खुद के गिफ्ट्स हैं। हीरो को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसके पिता ने उसे गिफ्ट दिया है, लेकिन जब उसने गिफ्ट्स खोले तो उसने देखा कि वे केवल जूल्स थे। हीरो को उन सब में से सिर्फ एक पेंडेंट पसंद आया। पेंडेंट ऐसा लग रहा था जैसे वह कंसंट्रेशन और मेंटल एबिलिटीज को एक्टिवेट करता हो, लेकिन हीरो को लगा कि यह चीज सिर्फ उसके दिमाग को फ्राई कर देगी और उसे थका देगी। नैनी हीरो से बहुत प्रभावित थी, क्योंकि वे उसे बहुत अच्छे से देख रही थीं, लेकिन हीरो समझ गया कि उनके लिए यह पेंडेंट सिर्फ एक साधारण गहना था, जबकि हीरो ने उसके अंदर कुछ देखा। हीरो ने यह पेंडेंट अपनी छोटी बहन को देने का सोचा, क्योंकि वह पिछले दिनों स्वॉर्ड फाइटर बनने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। आखिर में हीरो ने अपनी माँ से पूछा कि क्या वह यह चीज अपनी बहन को दे सकता है। लेडी ने कोई आपत्ति नहीं की। हीरो से पूछा गया कि उसे प्रिंसेस केनिया के बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। हीरो ने कहा वह बहुत स्ट्रांग है। कासल में सभी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि एम्परर ने प्रिंस को जेनरसली गिफ्ट दिया था। हीरो टेबल पर बैठा था और उसकी नैनी उसे डिजर्ट सर्व कर रही थी। ये स्वीट्स बेस्ट शेफ्स के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन हीरो ने सब टेस्ट किया और महसूस किया कि डिजर्ट्स में चीनी की कमी थी। नैनी ने पूछा कि क्या उसे शेफ को बुलाना चाहिए। थोड़ी देर चुप्पी के बाद हीरो ने कहा, एल्केमिस्ट को बुलाओ। नैनी ये सुनकर शॉक्ड रह गई। हीरो कोका कोला या चॉकलेट का स्वाद रिक्रिएट करवाना चाहता था, लेकिन हीरो को पता था कि अगर वह इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता तो नैनी कुछ नहीं समझ पाती। हीरो ने सोचा, एक 5 साल का बच्चा अगर एल्केमिस्ट से यह डिमांड करे तो ये कितना अजीब लगेगा, लेकिन उसके पास्ट लाइफ के फ्लेवर्स को एल्केमिस्ट की मदद के बिना रिक्रिएट करना असंभव था। हीरो ने यह भी सोचा कि कोका कोला जैसी चीज बनाना उसके बस की बात नहीं थी, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर भी हीरो एक चिल्ड स्वीट फिजी ड्रिंक का सपना देख रहा था। क्योंकि वह जीनियस था, उसने कुछ सोचने का फैसला किया। हीरो तुरंत बाहर गया और कहा, मैं पढ़ाई करने जा रहा हूं। नैनी को यह सुनकर अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसने हीरो से यह उम्मीद नहीं की थी। 3 साल बाद जब हीरो 8 साल का था, वह एक मीटिंग में बैठा था। वहां डिस्कशन चल रही थी कि ट्रेडर्स के लिए नए ब्रिजेस कहां बनाए जाए। हीरो से पूछा गया कि वह इस बारे में क्या सोचता है। हीरो ने कहा, यह बहुत बढ़िया है। उसने यह भी पूछा कि इस ब्रिज का डिजाइन किसने किया। एक व्यक्ति ने कहा कि यह उसी ने बनाया था। वह व्यक्ति हीरो के प्रेज से बहुत खुश था, लेकिन हीरो के चेहरे की खुशी तुरंत डिस्पेयर में बदल गई। हीरो ने तुरंत उसे चेतावनी दी कि अगर ऐसी गलती फिर हुई तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हीरो ने कहा कि सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन विंटर में जब बर्फ जमा होगी तो वह पुल तुरंत ढह जाएगा। हीरो ने समझाया कि कंस्ट्रक्शन भरोसेमंद नहीं थी। अगर पुल पर किसी जगह ज्यादा वजन पड़ता तो वह नागरिकों के लिए खतरनाक हो सकता था। हीरो ने कहा कि मास्टर ने पुल की सजावट और सुंदरता पर ध्यान दिया, लेकिन सेफ्टी और पुल के सबसे महत्वपूर्ण कार्य को नजरअंदाज कर दिया। हीरो ने युवा व्यक्ति से कहा कि पुल का डिजाइन फिर से बनाया जाए। इस बात से साफ हो गया कि हमारे हीरो के पास अपनी पिछली जिंदगियों के ज्ञान के कारण बहुत काम था। आखिरकार वह सिर्फ अपने अनुभवों का उपयोग करके मंत्रियों को सलाह दे रहा था। हीरो के सुझावों से सब कुछ अच्छा दिख रहा था। 8 साल की उम्र में हीरो ने खुद को एक अधिकारी जैसा साबित कर दिया था, लेकिन अब समय था कि वह अपने कौशल को और निखारे। जैसे ही हीरो अगली समस्या पर काम करने निकला, उसे एक नई मेड ने देखा। उसने हीरो को सिल्वर हेयर्ड सेज कहकर पुकारा। यह नाम हीरो के लिए बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई उसे ऐसा बुलाएगा। हीरो ने उससे पूछा कि यह नाम कहां से आया, और उसे अब से ऐसा न कहने के लिए कहा। मेड उसे एक बार और ऐसा पुकारना चाहती थी, लेकिन फिर उसने ऐसा न करने का फैसला किया।
हीरो थोड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, लेकिन लोग फिर भी उसके लिए अजीब नाम बना रहे थे। हीरो को यह नाम बेहद खराब लगा। हीरो की मां यह नहीं समझ पा रही थी कि वह कहाँ गया है। नैनी ने जवाब दिया कि हीरो ने खुद एम्परर से मिलने का अनुरोध किया है। हीरो ने कहा कि वह एल्केमी की पढ़ाई करना चाहता है। हीरो जब कैरेज में बैठा तो उसने महसूस किया कि एम्परर ने इतनी जल्दी जवाब दिया क्योंकि हीरो ने उनके भरोसे को जीत लिया था। हीरो ने सोचा, मैं एम्पायर के भले के लिए इतनी मेहनत करता हूं, तो इसके लिए मैं एटलीस्ट इतना तो डिजर्व कर सकता हूं। हालांकि अपने पिछले कई जन्मों के अनुभव होने के बावजूद अपने पिता से बातचीत के दौरान हीरो थोड़ा घबराया हुआ था। वह सुनिश्चित करना चाहता था कि उसकी बातें प्रभावशाली और डिस्क्रीट लगें। हीरो अपने पिता के ऑफिस में पहुंचा। उसने चर्चा शुरू की कि वह अपने कौशल का उपयोग करके एम्पायर को कैसे मजबूत बना सकता है। उसने कहा कि फाइटिंग और मैजिकल आर्ट्स में वह निपुण नहीं है, तो उसके लिए साइंस ही सही रास्ता है। एम्परर ने हीरो की बात ध्यान से सुनी और महसूस किया कि भले ही हीरो किसी विषय में विशेषज्ञ न हो, उसके पास एक समझदार दिमाग था। एम्परर ने कहा कि वह हीरो के लिए एल्केमी टीचर्स की व्यवस्था करेंगे, लेकिन सिर्फ तभी जब यह सच में उसकी इच्छा हो। हीरो ने वह सब कुछ मांगा था जिसके बारे में उसने कभी सपना देखा था। जब यह घोषणा हुई कि प्रिंस को एल्केमी सिखाने के लिए एक शिक्षक चाहिए, तो कई उम्मीदवार सामने आए। एल्केमी सिखाना एक इतिहास बनाने का मौका था। फिर एक टेस्ट टास्क दिया गया, ऐसा मिरर बनाना जो सूरज की रोशनी को क्षितिज तक रिफ्लेक्ट कर सके। जल्द ही एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने यह काम पूरी तरह से किया। वह एल्केमी का सच्चा जानकार था और उसका नाम था दारमन लांगर। हीरो बहुत खुश हुआ और सोचा कि उसे एक बड़ा उम्रदराज टीचर मिलेगा, लेकिन इसके बजाय उसे एक युवा टीचर भेजा गया जिसका बालों का रंग बहुत अजीब था। हीरो ने पूछा कि क्या यह रंग नेचुरल था। दरमन ने बताया कि कई केमिकल एक्सपेरिमेंट्स के कारण उसने बहुत सी चीजें इनहेल की थीं और इसी वजह से उसके बाल सफेद हो गए थे। हीरो सोचने लगा कि अगर वह रोजाना ऐसी चीजें सूंघता रहा तो वह जिंदा कैसे बचा। हीरो को यकीन था कि वह बाहर से काल्म दिखता है, लेकिन यह सिर्फ एक मास्क था। डार्मन ने हीरो को बताया कि एल्केमी का अध्ययन करना बेहद खतरनाक होता है। ये एक ऐसा साइंस है जिसकी पढ़ाई की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। हीरो ने कहा कि उसने पहले ही सभी रिस्क्स पर विचार कर लिया है और यह कि एल्केमी कोई मैजिक नहीं है। उसने बताया कि उसे लीड को गोल्ड में बदलना नहीं सीखना, बल्कि वह ऐसी चीजें एक्सप्लोर करना चाहता है जैसे मेटल अलॉयज, सबसे मजबूत धातु कैसे ढूंढी जाए, या ऐसा मटेरियल कैसे बनाया जाए जो घर बनाने के काम को आसान बना दे। मास्टर डैरेन इस पर बहुत प्रभावित हुआ क्योंकि इसका मतलब था कि जो रूमर्स चल रही थीं वे सही थीं। प्रिंस वाकई दूसरों से अलग था। वह सचमुच एक ऐसा जीनियस था जो एक दिन एम्पायर को लीड करेगा। डैरेन ने घुटनों पर झुककर प्रिंस की आंखों में देखते हुए कहा कि वह उसे अपनी सारी नॉलेज सिखाएगा। कुछ दिनों तक एल्केमी की पढ़ाई के बाद डैरेन ने हीरो से पूछा कि क्या उसने पहले कभी एल्केमी पढ़ी है। हीरो ये छुपा नहीं सका कि वह काफी कुछ जानता था क्योंकि यह बहुत ऑब्वियस था। हीरो ने अपने टीचर को बताया कि उसने बस कुछ किताबें पढ़ी थीं। टीचर यह सुनकर खुश हुआ और उसे यकीन हो गया कि रूमर्स झूठ नहीं थी। हीरो भी खुश था कि डैरेन को अभी तक कोई शक नहीं हुआ था। उसने रात तक एक्सपेरिमेंट्स जारी रखे और डैरेन हमेशा उसे सही निर्णय लेने में मदद करता रहा। अब हीरो को लीड और दूसरे केमिकल्स निकालने का तरीका पता चल चुका था। मेटल्स और मेडिसिन को छोड़कर बाकी सब कुछ वैसा ही था जैसा वह पहले से जानता था। एक्सपेरिमेंट्स के दौरान कोई खास अंतर नहीं था और सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा था। लेकिन तभी हीरो ने एम्परर को एक पिटिशन भेजा। उसने काड्रे को 4 एल्केमिस्ट्स तक बढ़ाने का फैसला किया। एम्परर ने तुरंत एम्पायर के सबसे अच्छे एल्केमिस्ट्स को इकट्ठा करने का आदेश दिया। सर्वेंट चिंतित था कि लिटिल प्रिंस इन एल्केमिस्ट्स के साथ क्या करने वाला है। रिसर्च पर एम्पायर का बजट खर्च हो रहा था और लोग इसका विरोध कर सकते थे। लेकिन एम्परर को अपने बेटे की बातें याद आईं। उसने समझा कि उसका बेटा एम्पायर के भले के लिए काम कर रहा है। कुछ समय बाद हीरो ने अपने एम्प्लॉइज से कहा कि वह एल्केमी के जरिए एक ड्रिंक इन्वेंट करना चाहता है। इस इन्वेंशन को कोई समझ नहीं पाया। हीरो जैसा इनक्रेडिबल दिमाग और नॉलेज वाला व्यक्ति अपनी पूरी मेहनत एक ड्रिंक पर क्यों लगा रहा था, ये सबको हैरानी हुई। कई लोग परेशान हो गए क्योंकि वे इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी पिछली जॉब्स छोड़कर आए थे। लेकिन हीरो ने उनसे चिंता न करने को कहा और वादा किया कि वह उन्हें सक्सेस या फेलियर किसी भी स्थिति में पर्याप्त पेमेंट करेगा। यही सुनकर सभी लोग मदद करने के लिए तैयार हो गए। बहुतों ने सुना था कि ऐसी डेवलपमेंट पहले से एग्जिस्ट करती है, लेकिन हीरो को कुछ अलग, कुछ अपना चाहिए था। हीरो को समझ आया कि मोटिवेशन के लिए मनी और फेम सबसे बड़े फैक्टर्स हैं। इन दोनों चीजों के लिए उन्हें जल्दी से एक शानदार सॉफ्ट ड्रिंक तैयार करनी होगी। कुछ दिनों बाद एक आदमी एक बैरल से भरी गाड़ी लेकर महल में आ रहा था। एरिल इससे खुश था क्योंकि आखिरकार स्पार्कलिंग वाटर आ गया था। डेमन एक बैरल खोलता है और पूछता है कि क्या वे इसे पीने वाले हैं, लेकिन जैसे ही वह अंदर देखता है उसे काला पानी दिखता है और एक बदबू महसूस होती है। एरिल पास आता है और कहता है कि वे इसे अभी नहीं पी सकते क्योंकि ये उस ड्रिंक को बनाने का रॉ मटेरियल है। लेकिन जैसे ही एरिल बैरल के अंदर देखता है उसे भी वही बदबू महसूस होती है।
एरियल कहता है कि यह काम नहीं कर रहा है और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वे इसे पी सकें। एरियल सारे बैरल चेक करना शुरू करता है और उसे एहसास होता है कि जो पानी आया था वह कंजम्पशन के लिए ठीक नहीं था। फिर वह सबकी तरफ मुड़कर कहता है कि अब कोई और तरीका नहीं बचा है, उन्हें आर्टिफिशियल स्पार्कलिंग वाटर बनाना होगा। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं। एल्केमिस्ट्स कंफ्यूज्ड होकर उन पेपर्स को पढ़ना शुरू करते हैं जो एरियल ने दिए थे। लेकिन एरियल मुस्कुराने लगता है और कहता है कि सिर्फ बेसिक थ्योरीज से क्लूज ढूंढना आसान नहीं होगा। यह सुनकर एल्केमिस्ट्स थोड़े चिंतित हो जाते हैं। एरियल जोर देकर कहता है कि उसे सभी पर पूरा भरोसा है क्योंकि वे सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट्स थे, तो वे यह कर सकते हैं। एरियल डेमन के पास जाता है और पूछता है कि वह क्या सोचता है। डेमन थोड़ी चिंता के साथ मुस्कुराता है लेकिन सहमत होता है, यह कहते हुए कि वे किंगडम ऑफ अर्नीशिया के बेस्ट एल्केमिस्ट्स हैं, तो वे इसे कर सकते हैं। एरियल गुनगुनाते हुए दूर चला जाता है और कहता है कि एल्केमिस्ट्स का असली आनंद थियरीज को टेस्ट करना और उन्हें प्रैक्टिस में लाना है, इसीलिए वह अब इसमें दखल नहीं देगा और उन्हें अपना समय लेने देगा। जाते जाते एरियल सोचता है कि क्या वे सच में इसे एक हफ्ते में कर पाएंगे। फिर भी एरियल कहता है कि उसने उन्हें पहले ही हाइप कर दिया है, तो वे इसे जल्द से जल्द पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ दिनों बाद किंगडम के एक कमरे से जोर जोर से आवाजें आती हैं, जो सभी एल्केमिस्ट्स को यह याद दिला रही थीं कि उसने वादा किया था कि यह किंगडम ऑफ अर्नीजिया में वाइटैलिटी लाएगा। यह एरेल था जो अपने एल्केमिस्ट्स के साथ कमरे में खड़ा था। एरेल ने उन्हें कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहा कि यह स्पार्कलिंग वाटर जो वे बना रहे थे, यह किंगडम के लिए बड़ी फॉर्च्यून लेकर आएगा। हालांकि एल्केमिस्ट्स को इस पे पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन एरेल इससे बहुत खुश लग रहा था। एरेल एक बॉटल उठाता है और सोचता है कि उसे अंदाजा नहीं था कि वे स्पार्कलिंग वाटर इतनी जल्दी बना लेंगे। वह कहता है कि अब उन्होंने पहला हिस्सा पूरा कर लिया है और अब वे वाटर टेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। डेमन पानी की तरफ इशारा करता है और एरेल से पूछता है कि क्या यह स्पार्कलिंग वाटर सच में इतना पॉपुलर होगा। एक एल्केमिस्ट कहता है कि यह पानी पीने वाले को थोड़ा जोल्ट दे सकता है, लेकिन इसका स्वाद बहुत अजीब है। एरेल सबका ध्यान खींचने के लिए ताली बजाता है और समझाने लगता है कि इसे वैसे नहीं पिया जाएगा। कंजम्पशन से पहले वे इसे फ्रूट जूस या अल्कोहल के साथ मिक्स करेंगे। चैना एक ट्रे में कुछ ग्लासेस लेकर कमरे में आती है। एरेल सोचता है कि उसकी असली योजना कोका कोला को रिक्रिएट करने की थी, लेकिन वह कोको लीव्स नहीं ला सका। साल 1903 में कोका कोला के मालिक एसा कैंडलर ने जर्मन केमिस्ट लू शेफर को संपर्क किया ताकि वह कोका का एक कॉम्पाउंड बना सके जिसमें कोकेन न हो। उसी साल कोका कोला ने फ्लेवर्स के लिए अपनी ड्रिंक से कोकेन हटा दिया और उसे कैफीन और कोको लीव्स से बदल दिया। एरेल ने इस समस्या का हल कार्बोनेटेड जूसेस का उपयोग करके निकाला, जो कोई बुरा ऑल्टरनेटिव नहीं था। एरेल एक ग्लास उठाता है और कहता है कि वह टेस्ट लेमन जूस से शुरू करेगा। वह स्पार्कलिंग वाटर में लेमन जूस डालकर उसे मिक्स करता है और जैसे ही छकता है उसे एहसास होता है कि यह स्वाद में वंडरफुल है। उसे लगता है कि आखिरकार उसने परफेक्ट टेस्ट बना लिया है। एरेल उसे सभी को डिस्ट्रीब्यूट करता है और सबको ट्राई करने के लिए कहता है। यह सिर्फ एक नॉर्मल ड्रिंक थी, इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं थी। सभी एल्केमिस्ट्स इसके स्वाद और इसकी रिफ्रेशिंग प्रकृति से बहुत प्रभावित होते हैं। जल्दी ही उन्होंने इसे बेचने के लिए पैकेज किया और इसे प्रिंस एरेल्स स्पार्कलिंग जूस नाम दिया। ये ड्रिंक सिर्फ किंगडम ऑफ अर्नीसिया में ही नहीं बल्कि उसके बाहर भी बहुत पॉपुलर हो गई और नोबल्स के बीच यह एक लग्जरी आइटम बन गई। जो लोग इसे पहली बार टेस्ट कर रहे थे वे हैरान रह गए। उनमें से एक नॉर्दर्न टेरिटरी का लॉर्ड काउंट डियोंट था। वह अपने बटलर से पूछता है कि क्या सच में यह प्रिंस एरेल ने बनाया है। बटलर जवाब देता है कि हाँ, ये ड्रिंक प्रिंस एरेल की सुपरविजन में बनी थी। ये ड्रिंक एक एक्सपेंसिव लग्जरी आइटम के रूप में पॉपुलर हो गई और साथ ही इसने किंगडम ऑफ अर्नीशिया की इकोनॉमी में भी बहुत योगदान दिया। बटलर कहता है कि उसने अफवाहें सुनी हैं कि हर दिन कॉन्क्यूबाइन के पैलेस में सोने से भरी एक कैरेज आती है। डियोंट कहता है कि यह सब उसकी गलती थी, क्योंकि जब एरेल बस एक बच्चा था तब उसने उसे जज कर लिया था, यह सोचकर कि वह भविष्य में कुछ खास नहीं कर पाएगा। डियोंट रोते हुए टेबल पर मुक्का मारता है और कहता है कि काश उसने तभी समझ लिया होता कि एरेल इतना प्रॉमिसिंग होगा तो वह जरूर दखल देता। फिर वह चिल्लाता है कि आज के बाद से उसे एरेल के अगले कदमों पर और ध्यान देना होगा। इस बीच दूसरी जगह सोर्ड ट्रेनिंग सेशन चल रहा था। केन्या लड़ रही थी और उसने बहुत अच्छा सीखा था। अब केन्या 16 साल की हो चुकी थी। वह मुड़कर एरेल से पूछती है कि वह कैसी कर रही है। एरेल, जो अब 10 साल का हो गया है, वो ताली बजाता है और कहता है कि वह बहुत अच्छा कर रही है। केन्या की गार्ड आगे आती है और उसे बधाई देती है, ये कहते हुए कि वह शानदार कर रही है। एरेल मुस्कुराता है और कहता है कि यह अद्भुत था। गार्ड कहती है कि केन्या की फेंसिंग बेहतरीन थी। एरेल उसे देखता है और सोचता है कि हाँ, यह सही है, लेकिन फिर उसे लगता है कि केन्या अभी भी परफेक्ट नहीं है। हालांकि उसने काफी प्रोग्रेस किया था और शायद वह अपने उम्र के सभी लड़कों को हरा सकती थी। केन्या खुशी से कूदने लगती है और दोनों को धन्यवाद देती है। एरियल सोचता है कि बचपन में वो जितनी डरावनी थी, असल में वह अंदर से उतनी ही स्वीट है। गार्ड कहती है कि फिलहाल इतना काफी है, अब उन्हें एक छोटा ब्रेक लेना चाहिए। वे एक टेबल के पास जाते हैं और बैठ जाते हैं। केन्या कहती है कि उसने पिछले कुछ दिनों में स्पार्कलिंग ड्रिंक्स के बारे में बहुत सुना है।
वह कहती है कि इसने सिर्फ रॉयल पैलेस की स्थिति को ही नहीं सुधारा, बल्कि पूरे किंगडम ऑफ अर्नीसिया की फाइनेंसेस में भी बड़ा योगदान दिया। एरेल अपने हाथ फैलाता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि उसने सिर्फ एक प्रिंस के रूप में अपना कर्तव्य निभाया है। केन्या मुस्कुराती है और एरेल की तरफ देखती है, ये कहते हुए कि इसके अलावा हर कोई यह भी कह रहा है कि वह एक परफेक्ट सन है। सभी मिस लाना से जलते थे। जैसे ही एरेल यह सुनता है, वह चुप हो जाता है और सोचने लगता है कि यह सिर्फ उसकी ड्रिंक प्रोडक्शन की कहानी नहीं थी। उसकी मां लाना एक नोबल फैमिली से थी, जो बैंकरप्ट हो चुकी थी, और उस समय उनके पास सिर्फ एक छोटा सा टेरिटरी बचा था, जिसे वे संभाल कर कॉमनर्स की तरह जी रहे थे। जैसे ही एरेल को अपनी मां के परिवार की पूरी कहानी पता चली, उसने ड्रिंक्स की डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी एनेस्ट परिवार को दी, जो उसके मां का परिवार है, और नतीजे वंडरफुल थे। दुकानें लोगों से भर गईं, हर कोई लंबी लाइंस लगाकर इसे खरीदना चाहता था। इसके अलावा दही और एमएसजी की मांग भी बढ़ गई। इसकी वजह से एनेस्ट परिवार की फाइनेंसेस इतनी वेल्थी हो गई कि किंगडम में कोई और मर्चेंट उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। केन्या रोती है और एरेल से कहती है कि वह थोड़ा धीरे चले, क्योंकि वे दोनों लगभग एक ही उम्र के थे और कई लोग उनकी तुलना करते थे। एरेल मुस्कुराता है और सोचता है कि यही तो मुद्दा था। एरेल उठकर केन्या को खाने और पीने के लिए इनवाइट करता है, ये कहते हुए कि अब वह बहुत वेल्थी है। लेकिन केन्या अपनी वुडन सोर्ड उसकी गर्दन पर रख देती है और कहती है कि ये सब बेकार है अगर वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता या खुद को डिफेंड नहीं कर सकता। फिर केन्या कहती है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वह आज से उसे फाइट करना सिखाएगी। वह एक सोर्ड एरेल को पकड़ाती है, जो सोचता है कि वह अब भी उतनी ही अनोइंग है। वह उसे उसकी काइंडनेस के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन कहता है कि उसे इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वह ठीक है। एरेल को याद आता है कि उसकी पिछली जिंदगी में वह दुनिया का बेस्ट सोर्ड्समैन और बेस्ट मेज था, इसलिए इस दुनिया में वह ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। लेकिन हमेशा की तरह आखिर में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केन्या उस पर हमला करती है, जिससे एरेल को मजबूरन फाइट शुरू करनी पड़ती है। केन्या उसे सिखाने की कोशिश कर रही थी, वो समझा रही थी कि उसे ये कैसे करना चाहिए। इसलिए एरेल ने बस इसे स्वीकार कर लिया और इसे करना शुरू कर दिया, क्योंकि इस तरह यह जल्दी खत्म हो जाता। एरेल को महसूस हुआ कि वह केन्या की मूवमेंट्स को ठीक से महसूस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि केन्या का सपना और लक्ष्य अपना खुद का परिवार बनाना और फेंसिंग मास्टर बनना उसे इतनी कमजोर होने के बावजूद इतनी एनर्जी दे रहा था। एरिल सोचता है कि वह केन्या की मदद कर सकता है। फाइट करते समय वह गुप्त रूप से अपनी कुछ एनर्जी उसे दे सकता है, ताकि वह और भी स्ट्रांग बन सके। फिर वे कुछ देर तक ट्रेनिंग करते रहते हैं, केन्या के गार्ड की सुपरविजन में। अगले दिन एक कैरेज के अंदर एरेल शहर से गुजर रहा था और उसके आसपास हर कोई उसे देखकर खुश था। एरेल विंडो से बाहर देखता है और सोचता है कि शायद वह इतना अटेंशन इसीलिए खींच रहा है क्योंकि यह कैरेज यहाँ के लिए फेरारी जैसी है। जब वह विंडो से बाहर देखता है तो उसे अपने नाइट में से एक गुजरते हुए दिखता है और वो सोचता है कि यह वैसा ही है जैसे वह एक फेमस आइडल बन गया हो। एरेल आराम से बैठता है और सोचता है कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन अब उसके पिता उससे किस बारे में बात करेंगे। एरेल थोड़ा सोचता है और उसे शक होता है कि शायद यह उसकी नई अलाउंस के बारे में हो सकता है, क्योंकि हाल ही में उसने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। फिर आखिरकार एरेल वहां पहुंचता है और अपने पिता के साथ टेबल पर बैठता है। उसे याद आता है कि पहले वह इस डिनर की शुरुआत में होने वाली चुप्पी से थोड़ा असहज महसूस करता था, लेकिन अब वह इसकी आदत डाल चुका है। एरियल सोचता है कि जब वह यहाँ आ ही गया है तो वो इस शानदार खाने का मजा लेगा, क्योंकि वह अब इस तरह के खाने का आदी हो चुका है। हाल ही में वह कई रिपोर्ट्स के कारण यहाँ कई बार आ चुका था, लेकिन जैसे ही वह खाना शुरू करता है, उसके पिता अचानक पूछते हैं कि क्या उसने गवर्नमेंट में कोई ऑफिशियल पोजीशन लेने के बारे में सोचा है। यह सुनकर एरियल के मुंह में खाना अटक जाता है, क्योंकि उसे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आखिरकार वह पल आ ही गया। थियरल कहता है कि यह थोड़ा जल्दी है, लेकिन एरेल की कई उपलब्धियों को देखते हुए अगर वह यह पद स्वीकार कर लेता है तो कोई विरोध नहीं करेगा। थियरल पूछता है कि एरेल इस बारे में क्या सोचता है और क्या उसने कोई पोजीशन के बारे में सोचा है। एरेल हल्का सा शर्मिंदा होते हुए मुस्कुराता है और कहता है कि उसने इस विषय के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि उसका असली मकसद इस जीवन में बस मजे करना और अच्छा खाना खाना है। फिर वह चाय का एक कप उठाता है और सोचता है कि उसे शांत हो जाना चाहिए। थोड़ा पीने के बाद एरेल अपने पिता को जवाब देता है कि उसे नहीं पता कि उनके दिमाग में यह विचार कहां से आया, लेकिन फिलहाल उसे अभी भी साइंस और एल्केमी सीखने में दिलचस्पी है, क्योंकि इसमें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। एरेल सोचने लगता है कि पहला प्रिंस गवर्नमेंट में नहीं है, लेकिन वे चाहते हैं कि एरेल वहां जाए। ये थोड़ा अजीब है, और यह भी कि अब तक पहले प्रिंस की तरफ से रानी की कोई हरकत नहीं हुई है। इसका कारण यह है कि एरेल ने अभी तक कोई ऐसी सीमा पार नहीं की है जिससे किसी को दिक्कत हो। वह हमेशा अपनी जगह पर बना रहा है और उसने किसी के लिए कोई समस्या नहीं खड़ी की है। एरेल सोचता है कि पिता द्वारा प्यार किया जाना और गवर्नमेंट की महत्वपूर्ण पोजीशन के लिए विश्वास किया जाना, इन दोनों में बहुत अंतर है। हाल ही में एरेल को एहसास हुआ कि वह अक्सर गॉसिप और अपने भाइयों के साथ झगड़ों में पड़ने लगा है। उसे लगता है कि शायद उसके पिता उसे जानबूझकर उनसे अलग कर रहे हैं। क्या यह सच में उसके पिता का मकसद हो सकता है? प्रकृति ही अकेली ऐसी जगह नहीं है जहां जंगल का कानून चलता है।
राज सिंहासन पर बैठने का मतलब है कि आपको एक शक्तिशाली बाज की तरह मजबूत होना होगा। अगर आप कमजोर हुए तो आप साफ तौर पर जीवित नहीं रह पाएंगे, भले ही एरेल के अंदर सैकड़ों जीवन कालों का अनुभव हो। क्या यही थियरल उसके लिए चाहते हैं? एरेल हल्का सा मुस्कुराता है और अपनी सारी ताकत को याद करता है। फिर वह सोचता है कि यह सब मायने नहीं रखता, क्योंकि इस दुनिया में उसे कोई भी इतनी आसानी से नहीं हरा सकता। डिनर के बाद एरेल अकेले घोड़े पर सवार होता है और सोचता है कि यह पहली बार है जब वह महल से इतनी दूर आया है। वह खुशी खुशी घुड़सवारी करता रहता है, ये महसूस करते हुए कि वह आखिरकार आजादी का आनंद ले रहा है। एरेल को पिछले कुछ वर्षों का सारा काम याद आता है। वह सोचता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा इंसान बनेगा जो घर से काम करता हो। उसे अपने एक पिछले जीवन की याद आती है, जहां वह पूरी दुनिया और फिर पूरे ब्रह्मांड में सबसे मजबूत व्यक्ति को खोजने के लिए भटकता रहा था, लेकिन उसे कोई नहीं मिला और इसने उसे बहुत निराश कर दिया था। लेकिन अब आखिरकार वह फिर से जीवित महसूस कर रहा था, अपने घोड़े के साथ बेफिक्र भागते हुए। तभी अचानक केन्या उसके बगल में आकर कहती है कि वह थोड़ा धीरे चले। केन्या कहती है कि उसे नहीं पता था कि एरेल इतनी अच्छी घुड़सवारी कर सकता है। एरेल बहुत खुश होता है और केन्या का धन्यवाद करता है, क्योंकि यह पूरा सफर उसी की वजह से संभव हुआ था। एरेल कहता है कि वह अच्छी घुड़सवारी कर सकता है क्योंकि उसका घोड़ा बहुत स्मार्ट है। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है, उसे कई एस्कॉर्ट नाइट्स नजर आते हैं जो उनका पीछा कर रहे थे। वह केन्या से पूछता है कि क्या इतनी सुरक्षा सच में जरूरी है, सिर्फ एक छोटी यात्रा के लिए? एरेल उन सैनिकों की ऊर्जा महसूस करता है और समझ जाता है कि केवल सबसे ताकतवर योद्धाओं को उनकी सुरक्षा के लिए चुना गया है। केन्या कहती है कि हाँ, ये सबसे मजबूत लोग ही हैं। मुस्कुराता है और कहता है कि उन्हें इतनी सुरक्षा की जरूरत नहीं थी, लेकिन ठीक है, ये आम बात है क्योंकि केन्या एक प्रिंसेस है। अचानक एरेल को कुछ महसूस होता है और वह केन्या से रुकने के लिए कहता है। वह जंगल की तरफ देखता है और वहां किसी मैजिकल एनर्जी का अनुभव करता है। केन्या पूछती है कि क्या हो रहा है और वे वहां क्यों रुके हैं। एरेल कहता है कि उन्हें अभी वापस जाना होगा क्योंकि जंगल में कोई मॉन्स्टर है। लेकिन केन्या कुछ समझ नहीं पाती क्योंकि वहां कोई आवाज नहीं आई थी और न ही कोई हलचल थी। आखिर एरेल को बिना कुछ देखे ही ये कैसे पता चल गया? एरेल इसे टालने की कोशिश करते हुए कहता है कि बस उसकी सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छी है और उसे लगता है कि वहां चारों तरफ ट्रैप्स बिछाए गए हैं। केन्या थोड़ा चौंक जाती है, लेकिन फिर भी नाइट्स बिना किसी डर के जंगल में प्रवेश करते रहते हैं। एरेल उन पर चिल्लाता है कि उन्हें प्रिंसेस की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका रास्ता सुरक्षित रहे। उनमें से एक नाइट पीछे मुड़कर कहता है कि हाँ, यही सही रास्ता है और वैसे भी ये प्रिंसेस केन्या का ट्रेनिंग ग्राउंड भी है। ये सुनकर एरेल को बहुत आश्चर्य होता है क्योंकि उसने वहां वाकई एक अजीब ऊर्जा महसूस की थी। प्रिंसेस आगे बढ़ती है, वो अपनी तलवार उठाती है और उत्साहित होकर जंगल में प्रवेश करती है। एरेल वहीं खड़ा रह जाता है। वो दंग रहकर सोचता है कि वह गलत नहीं हो सकता। उसने सच में वहां कुछ महसूस किया था। उसे यह यात्रा शुरू होने का समय याद आने लगता है। एरेल और केन्या टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे जब केन्या ने कहा कि वह एक छोटा ट्रिप प्लान कर रही है और उसने एरेल को भी साथ चलने के लिए इनवाइट किया। एरेल इस बारे में सोचता है, लेकिन केन्या जोर देकर कहती है कि उसे यहाँ सारा समय काम करते हुए बोरियत हो रही होगी। केन्या कहती है कि उसे हमेशा शिकार करना और नई एडवेंचर्स का अनुभव करना पसंद रहा है, तो एरेल सहमत हो जाता है। जैसे ही वे वहां से रवाना होते हैं, केन्या उससे पूछती है कि क्या यह ज्यादा मजेदार नहीं है? एरेल उसे देखता है और सोचता है कि यह तो असली टॉर्चर है क्योंकि वे गार्ड्स से घिरे हुए हैं और बहुत धीरे धीरे यात्रा कर रहे हैं। वह मुस्कुराते हुए उसे देखती है और कहती है कि उसे पता था कि वह जरूर आएगा, भले ही यह सिर्फ ट्रेनिंग के लिए ही क्यों ना हो, क्योंकि उसे उस पर पूरा भरोसा है। केन्या जोर देकर कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह किसी भी स्थिति में उसकी रक्षा करेगी। एरेल थोड़ा खुश महसूस करता है और सोचता है कि प्रिंसेस केन्या में कुछ बहुत खास है। अब वे वर्तमान में वापस आते हैं। वे आखिरकार जंगल के बीच में पहुंच चुके थे। उन्होंने एक छोटा सा कैंप लगाया और एरेल ने लीड लेते हुए लड़ने की स्ट्रेटेजी समझाना शुरू किया। उसने एक लकड़ी और नक्शा उठाया और समझाने लगा कि ऑपरेशन यहीं से शुरू होगा। फिर कुछ सैनिकों को मॉन्स्टर्स को एक तरफ आकर्षित करना होगा ताकि प्रिंसेस केन्या अंदर आ सके। जैसे ही सैनिक मॉन्स्टर्स को उलझाए रखेंगे, टाइम और एनर्जी का सही इस्तेमाल करके वे प्रिंसेस की क्षमता को अधिकतम कर सकते हैं। फिर आखिरकार योजना को अमल में लाया जाता है। सैनिक मॉन्स्टर्स से भिड़ते हैं और प्रिंसेस को सूचना देते हैं कि वहां 20 ऑर्क हैं। केन्या अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ती है और बिना किसी डर के लड़ाई में कूद जाती है, तेजी से ऑर्क पर हमला करते हुए। एरेल बस देखता रहता है और सोचता है कि यह असंभव है कि केन्या अपने पहले असली ट्रेनिंग सेशन में एक ऑर्क से लड़ सके, लेकिन वह सच में बहुत मजबूत साबित हो रही है। वह अपनी स्किल्स का सही उपयोग कर रही थी और उसका धैर्य कमाल का था। उसके पूरे शरीर से बहादुरी और आत्मविश्वास झलक रहा था, जिससे सब लोग प्रभावित हो गए। नाइट्स प्रिंसेस की शानदार लड़ाई का जश्न मनाते हैं। ये ट्रेनिंग कुछ दिनों तक चलती रही। रात में कैंप के पास केन्या और एरेल आग के पास बैठे थे। एरेल उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है और कहीं वो थकी हुई तो नहीं है, लेकिन वह तुरंत जवाब देती है कि वह बिल्कुल ठीक है और वो और लड़ना चाहती है।
हालांकि एरेल उसे चेतावनी देता है कि जरूरत से ज्यादा मेहनत करना अच्छा नहीं होता, क्योंकि जब इंसान थका हुआ होता है या उसका ध्यान भटक जाता है तो गलतियां होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। एरेल को याद आता है कि वह भी पहले ऐसा ही था, लगातार लड़ाई के लिए उत्सुक, और इसी गलती के कारण उसने अपना जीवन खो दिया था। केन्या खाना खाती है और कहती है कि यह बहुत अच्छा है। एरेल उसे खुशी से देखता है और सोचता है कि अब केन्या सच में एक 16 साल की लड़की की तरह मुस्कुरा रही है। एरेल उसे देखता है और पूछता है कि वह इतनी मजबूत क्यों बनना चाहती है। केन्या थोड़ा उदास हो जाती है और कहती है कि वह एक प्रिंसेस है और कभी-कभी ये बहुत दर्दनाक होता है। चाहे वह कितनी भी ट्रेनिंग कर ले, कोई भी उससे खुश नहीं होता। सबको लगता है कि ये बस एक फेज है और जल्द ही वह ये सब छोड़ देगी और वही करेगी जो एक प्रिंसेस को करना चाहिए, एक ऐसे इंसान से शादी करना जिससे वह कभी मिली भी नहीं, सिर्फ राज्य की भलाई के लिए। केन्या अपना सिर झुका लेती है, साफ तौर पर इस बारे में दुखी होकर। एरियल बस उसे देखता है और सोचता है कि अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल मैरिज इस एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी में एक सामान्य बात है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एरियल सोचता है कि यह वही उम्र होती है जब ये सब शुरू हो जाता है, जहां उन्हें राजनीतिक कारणों से किसी से सगाई करनी पड़ती है। केन्या अपना सिर उठाती है और कहती है कि उसे इस तरह की जिंदगी से नफरत है, इसलिए उसने प्रिंस एरिल की तरह जीने का फैसला किया। यह सुनकर एरिल हैरान और उलझन में पड़ जाता है। केन्या आगे बोलती है और समझाती है कि एरिल ने अपनी पसंद की चीजें करके राज्य के लिए बहुत सारा पैसा कमाया और उसके काम को पहचान भी मिली। केन्या जोर देकर कहती है कि यही चीज वह भी चाहती है। वह चाहती है कि लोग उसे उसके काम और उसकी असली क्षमताओं के लिए पहचाने। वह कैनचेस्टर फैमिली में अपनी स्किल्स के जरिए योगदान देना चाहती है, न कि किसी अजनबी से शादी करके। वह मुस्कुराती है और कहती है कि वह अपनी डेस्टिनी खुद तय करेगी। एरिल मुस्कुराता है और ऊपर देखते हुए कहता है कि अगर यही उसकी इच्छा है तो वह सच में अपनी डेस्टिनी खुद चुन सकेगी। केन्या मुस्कुराती है और कहती है कि वह भी ऐसा ही करेगी, ठीक उसकी तरह। एरेल कहता है कि वे कल वापस लौटेंगे, और जैसा केन्या ने कहा था, यह सच में एक बेहतरीन ट्रिप था। उसे खुशी थी कि वह इसका हिस्सा बना। लेकिन जैसे ही वह यह कह रहा था, अचानक उनके पीछे आकाश में एक विशाल पंखों वाली चीज गुजरती है। अगले दिन अभी भी जंगल में एक ऑर्क पेड़ से लिपटकर जोर से चिल्लाता है और उसे उखाड़ फेंकता है, केन्या से लड़ने के लिए, जो अपनी पूरी ताकत से लड़ रही थी। नाइट्स घबरा जाते हैं, क्योंकि वापसी के रास्ते पर भी केन्या ऑर्क का शिकार करना बंद नहीं कर रही थी। अब वे सोचने लगे थे कि उसे कोई रोक नहीं सकता, यहां तक कि छिपे हुए ऑर्क भी उससे बच नहीं पा रहे थे। लेकिन एरियल उसे रुकने को कहता है, क्योंकि उन्हें समय पर लौटना था। केन्या शिकायत करती है, लेकिन उसकी बात मान लेती है। एरेल कहता है कि आसपास अब और ऑर्क नहीं बचे, तो अब लड़ने के लिए कुछ नहीं है। वह सहमत हो जाती है और यात्रा जारी रखने के लिए तैयार होती है। जैसे ही केन्या अपने घोड़े के पास पहुंचती है, उसे कुछ अजीब लगता है। एरेल कहता है कि घोड़ा घायल तो नहीं है, लेकिन वो बहुत थका हुआ लग रहा है, इसलिए अभी इसे सवारी के लिए इस्तेमाल करना मुश्किल होगा। वह केन्या को अपने घोड़े पर साथ चलने का इनवाइट करता है ताकि वे एक साथ आगे बढ़ सकें। इस बीच एक नाइट पास आती है और कहती है कि वह घोड़े को मेजेस के साथ आराम से ले आएगी। केन्या उनसे घोड़े का ख्याल रखने को कहती है और फिर एरेल के घोड़े पर चढ़ जाती है, लेकिन वो कंट्रोल अपने हाथ में लेने की इच्छा जताती है। एरेल मुस्कुराता है और कहता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वह इन चीजों में उससे बेहतर थी। वे वापस जाने के लिए आगे बढ़ते हैं और केन्या नाइट्स की टुकड़ी को तेजी से लीड करने लगती है, उनसे आगे बढ़ते हुए। लेकिन जैसे ही यात्रा जारी रहती है, एरेल को कुछ अजीब महसूस होता है। केन्या उसे देखती है और पूछती है कि क्या हुआ। एरेल ऊपर देखता है और सोचता है कि वह कुछ है जिसे वह देख नहीं सकता, लेकिन साफ महसूस कर सकता है। वह पूरी तरह आश्वस्त था कि बादल के पीछे कुछ छिपा हुआ है। तभी बादल धीरे धीरे हटने लगते हैं और एक वाइवर्न अचानक बादलों के पीछे से निकलता है। एरेल तुरंत केन्या से लगाम अपने हाथ में लेने को कहता है और उसे मजबूती से पकड़ने के लिए कहता है। एरेल बाकी नाइट्स को चिल्लाकर बताता है कि एक वाइवर्न आ रहा है, सबको तुरंत जंगल में वापस भाग जाना चाहिए। नाइट्स को इस पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं देखा था। एक कहता है कि वहां कोई वाइवर्न नहीं है। दूसरा एरेल को शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि यह जगह ट्रेनिंग लोकेशन के रूप में चुनी गई थी, क्योंकि यहाँ का लॉर्ड अक्सर वाइवर्न्स का शिकार करता था, और उसने पुष्टि की थी कि इस इलाके में कोई वाइवर्न नहीं है। लेकिन जैसे ही वह बोलना खत्म करता है, एक वाइवर्न उसे अपने पंजों में जकड़कर घोड़े से उठा लेता है और आकाश में ले जाता है, जिससे बाकी नाइट्स भयभीत हो जाते हैं। अचानक चारों ओर से कई वाइवर्न्स एक साथ प्रकट होते हैं, जिससे हर जगह अफरा तफरी मच जाती है। एरेल घोड़े को तेज भगाने लगता है, जबकि केन्या उसे कसकर पकड़ती है और घबराकर कहती है कि इतने सारे वाइवर्न्स एक साथ आ गए हैं, उन्हें अब क्या करना चाहिए। एरेल चिंतित होकर सोचता है कि ये आम बात नहीं है। वाइवर्न्स अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन इस बार वे समूह में आए थे। वे नाइट्स पर हमला करने लगते हैं और नाइट्स के पास उनसे लड़ने का कोई मौका नहीं था। वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे एक एक करके बेरहमी से मारे जाते हैं। एरेल को एहसास होता है कि वे सिर्फ शिकार नहीं कर रहे थे, ये बस एक हमला नहीं था, बल्कि एक मैसेकर था। तभी एक वाइवर्न अपनी एसिड ब्रेथ छोड़ता है।
एरेल घोड़ा दौड़ाते हुए कोशिश करता है कि प्रिंसेस केन्या को सुरक्षित रखे। इस बीच वह सोचता है कि एक वाइवर्न की ताकत पहले से ही भयानक थी, लेकिन अब वे पॉइजन का भी इस्तेमाल कर रहे थे। केन्या अपने गार्ड्स को मरते हुए देखती है, जो बिना कोई लड़ाई किए ही खत्म हो गए थे। वह चीख पड़ती है। जब सभी गार्ड मारे जा चुके होते हैं, तो अब वाइवर्न्स एरेल और केन्या का पीछा करने लगते हैं। एरेल केन्या से कहता है कि वो पीछे न देखे और उसे कसकर पकड़ ले। एक वाइवर्न उन पर एसिड ब्रेथ छोड़ता है, लेकिन तभी मेजेस अचानक प्रकट होते हैं और केन्या और एरेल की रक्षा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वाइवर्न्स अब सभी को चारों ओर से घेरने लगे थे। एरेल यह देखता है और सोचता है कि वे यूं ही भागते नहीं रह सकते। वह सोचता है कि वाइवर्न्स के ऊपर सिर्फ फोर्थ स्टेज से ऊपर का ही मैजिक काम करता है। लड़ाई के दौरान मेजेस लगातार कमजोर पड़ते जा रहे थे। एक वाइवर्न तेजी से उनकी ओर बढ़ता है। एरेल देखता है कि अब कुछ और करने का समय नहीं बचा है। वह सोचता है कि अब क्या किया जाए, और फिर सिर्फ एक उंगली के इशारे से वह अपनी मोना एनर्जी को एक बॉल में बदलता है। इसे डेनीगोंग कहा जाता है। वह एक वाइवर्न पर हमला करता है और उसे तुरंत गिरा देता है। एरेल सोचता है कि एक गिर गया। वह तेजी से सभी वाइवर्न्स पर यही हमला करता है और उन्हें जल्दी से परास्त कर देता है। एरेल अपनी ताकत छिपाने की कोशिश करता है और कहता है कि मेजेस ने अच्छा काम किया, लेकिन तभी उनके सामने अचानक एक और वाइवर्न प्रकट होता है, जिससे एरेल और केन्या दोनों भयभीत हो जाते हैं। प्रिंसेस मदद के लिए चिल्लाती है और अपनी मां को पुकारती है। तभी वाइवर्न को बीच से दो टुकड़ों में काट दिया जाता है। केन्या की पर्सनल गार्ड प्रकट होती है और चिल्लाती है कि वे वहां से जितनी जल्दी हो सके भाग जाए, और चिल्लाती है कि सीधे जंगल की ओर दौड़ो। ये देखते ही एरेल सोचता है कि उसे लगा ही था कि केन्या की पर्सनल गार्ड कोई आम सैनिक नहीं है, वो सच में काफी पावरफुल है। एरेल सोचता है कि उसका बाकी सबके साथ रहने से शायद सब अच्छा रहेगा, इसलिए वह फिर से प्रिंसेस के साथ भागने लगता है। अचानक कोई कहता है कि उसने सच में बहुत अच्छा सामना किया। एरेल तेजी से इधर उधर देखता है। वो ये समझने की कोशिश करता है कि वो आवाज कहां से आई, और फिर आखिरकार उसके सामने कोई खड़ा नजर आता है। वो सोचता है कि ये शख्स कौन है। वो आदमी एरेल को देखता है और कहता है, फुफू। फिर अचानक उसके चारों ओर एक स्ट्रांग एनर्जी बनने लगती है। एरेल महसूस करता है कि ये कोई आम इंसान नहीं है, खासकर क्योंकि उसके हाथ में एक स्टाफ था जिसकी शक्ति को एरेल ठीक से समझ नहीं पा रहा था। फिर वह चिल्लाता है और उस आदमी से पूछता है कि वह असल में कौन है। वो आदमी बस मुस्कुराता है, अपना स्टाफ उठाता है और एरेल और केन्या की तरफ एक लाइटनिंग कैनन दाग देता है। एरेल ये देखकर सोचता है कि ये सब बहुत अजीब है, क्योंकि उसने तो बस उस आदमी से उसका नाम पूछा था और उसने सीधे जान से मारने वाला हमला कर दिया। लेकिन अचानक वो अटैक कई हिस्सों में बढ़ जाता है और जो सोल्जर्स उनकी मदद के लिए आए थे, वो सभी तुरंत ही हार जाते हैं। एरेल इतनी ताकत देखकर हैरान रह जाता है। फिर वो आदमी कहता है कि प्रिंसेस केन्या इसे डॉज करने में कामयाब रही। एरेल चौंक जाता है, क्योंकि उस आदमी ने प्रिंसेस का नाम लिया और उस पर सीधा टारगेटेड अटैक किया। वो आदमी हंसता है और चिल्लाकर कहता है कि ये तो बस थोड़ा मजा था, अगर वे चाहें तो भाग सकते हैं, लेकिन तभी अगर वे ऐसा कर पाए तो। फिर वो अपना स्टाफ फिर से उठाता है और एनर्जी इकट्ठा करने लगता है। एरेल उस जगह पर इकट्ठा हो रही जबरदस्त एनर्जी को देखकर डर जाता है। डार्क एनर्जी पूरे एरिया में फैलने लगती है। तभी केन्या कुछ नोटिस करती है और जल्दी से एरेल को सोल्जर्स की तरफ देखने के लिए कहती है। एरेल जैसे ही देखता है, उसे दिखता है कि जो सोल्जर्स जमीन पर गिरे थे, वे अब खड़े हो चुके हैं। मरे हुए लोग फिर से जिंदा हो गए थे, यहां तक कि वाइवर्न्स भी। एरेल ये सब देखकर दंग रह जाता है। वो आदमी चिल्लाकर सारे अनडेड को हुक्म देता है कि वे प्रिंसेस को मार दें और रॉयल फैमिली के एरेल को सबक सिखाएं, ताकि वो डार्क चर्च की शक्ति को पहचाने। तभी सारे अनडेड उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन अचानक वो आदमी कुछ नोटिस करता है। एरेल गुस्से में था। उसे लगा कि प्रिंसेस को मारने की कोशिश करना बहुत बड़ी गुस्ताखी थी। एरेल उस आदमी पर एक एनर्जी बॉल से हमला करता है और वो सीधे उसे लगती है, जिससे वो दर्द से चिल्लाने लगता है। कुछ सेकंड बाद एक और अटैक उसे मार देता है। केन्या समझ नहीं पाती कि ये कैसे हुआ और एरेल से पूछती है कि आखिर ये क्या था। एरेल अपनी पावर छुपाने की कोशिश करते हुए कहता है कि शायद वो आदमी खुद ही ज्यादा मैजिक यूज करने की साइड इफेक्ट से मर गया होगा। लेकिन अनडेड अब भी वहीं थे। केन्या की पर्सनल गार्ड उन्हें जल्दी से जंगल की ओर भागने के लिए कहती है। केन्या पूछती है कि अगर वो मेज मर चुका है तो भी अनडेड क्यों अटैक कर रहे हैं। एरेल कहता है कि शायद वो स्पेल थोड़ी देर तक एक्टिव रहेगा। फिर वो चिल्लाता है कि उन्हें अभी बाकी सबको छोड़कर यहां से निकलना चाहिए। आखिरकार वे किसी तरह बचकर जंगल पहुंच जाते हैं। केन्या एरेल से पूछती है कि क्या सोल्जर्स ठीक होंगे। एरेल जवाब देता है कि चूंकि वो मेज मर चुका था, अनडेड ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। शायद सोल्जर्स उन्हें ढूंढने ही वाले होंगे, इसीलिए केन्या को चिंता करने की जरूरत नहीं है। एरेल लकड़ियों से आग जलाने की कोशिश करता है। केन्या हैरान होकर कहती है कि उसने तो सोचा था कि एरेल बस एक प्रिंस वाले काम करता है, फिर उसने आग जलाना कहाँ सीखा। एरेल मुस्कुराता है और कहता है कि उसने ये एक किताब से सीखा है। ये फ्रिक्शनल हीट का प्रिंसिपल है, दो फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट्स को रगड़कर आग जलाना। केन्या ध्यान से उसे देख रही थी, जिससे एरेल थोड़ा नर्वस हो जाता है। वह आसानी से अपनी मोना यूज करके आग जला सकता था, लेकिन केन्या उसे देख रही थी, इसलिए वह ऐसा नहीं कर सकता था।
उसके हाथ दर्द करने लगे थे, लेकिन आखिरकार आग जल उठती है, जिससे प्रिंसेस इम्प्रेस हो जाती है। आग के पास बैठकर केन्या दुखी होकर कहती है कि ये सब उसकी गलती थी। अगर उसने ट्रेनिंग पर जाने की जिद न की होती तो ये सब नहीं होता। एरेल उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है और कहता है कि ये बस एक एक्सीडेंट की तरह था, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। केन्या एरेल से पूछती है कि क्या उसे डर नहीं लगा था जब वे वहां थे। एरेल कुछ देर रुकता है और सोचता है कि वह पिछले कुछ महीनों से बहुत मैच्योर तरीके से बर्ताव कर रहा है। फिर वह दिखावा करने लगता है कि हाँ, उसे डर लगा था, लेकिन एक प्रिंस होने के नाते उसे सही से बर्ताव करना था। वह कहता है कि उसे यह सहना पड़ा, लेकिन वाइवन्स बहुत डरावने थे। केन्या यह सुनकर समझ जाती है कि वो सच में डरा हुआ था। फिर वह अपना हाथ एरेल के हाथ पर रखती है और उसे धन्यवाद देती है। वो कहती है कि अगर वह उसके साथ न होता तो यह दिन बहुत बुरा साबित होता। एरेल केन्या को देखने लगता है और वो चीजें नोटिस करता है जो उसने पहले नोटिस नहीं की थी, क्योंकि उसे तो बहुत डर लगा होगा। केन्या, जो कांप रही थी और शॉक में थी, एरेल को थैंक यू बोल रही थी। उसे एहसास होता है कि वह अंदर से पूरी तरह टूट चुकी होगी, क्योंकि जो लोग उसे एस्कॉर्ट कर रहे थे उन्होंने उसी के सामने अपनी जान गंवा दी। रॉयल फैमिली के मेंबर्स हमेशा खतरे में रहते हैं, लेकिन केन्या के लिए यह पहली बार था जब उसने इस तरह की चीजें महसूस किया, तो उसके लिए इसे एक्सेप्ट करना आसान नहीं था। केन्या एरेल के बहुत पास बैठ जाती है और उसे गले लगा लेती है। जैसे ही उसने उसे हग किया, एरेल को लगा कि उसे केन्या को सेफ रखने पर फोकस करना होगा जब तक वे वापस नहीं लौट जाते। तभी अचानक वे देखते हैं कि आसमान में एक वाइवर्न और एक ग्रिफिन लड़ रहे हैं। केन्या पूछती है कि वे इतनी रात को क्यों लड़ रहे हैं। एरेल कहता है कि लगता है कि उस क्लिफ पर ग्रिफिन का नेस्ट है और वाइवर उसके चूजे को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वाइवर ग्रिफिन की गर्दन पर काट लेता है, जिससे उसकी ताकत कम हो जाती है। वह क्लिफ से टकराकर नीचे गिरने लगता है। एरेल तुरंत केन्या का हाथ पकड़कर उसे वहां से भागने को कहता है। ग्रिफिन जमीन पर बहुत जोर से गिरता है, जिससे धूल का एक बड़ा गुब्बार उठता है और केन्या और एरेल को कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। जैसे ही धूल हटती है, एरेल देखता है कि वाइवन उड़ चुका है, जैसे कि उसने उनकी कपड़ों से वाइवन के खून की गंध महसूस कर ली हो। जैसे ही एरेल साइड में मुड़ता है, उससे एहसास होता है कि केन्या गायब हो गई है। वह सामने देखता है तो पाता है कि वह ग्रिफिन के पास घुटनों के बल बैठी हुई है। एरेल दौड़ता हुआ उसके पास जाता है और चिल्लाता है कि वह उससे दूर हट जाए, क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। लेकिन केन्या कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ग्रिफिन मर चुका है। केन्या ग्रिफिन को देखकर अफसोस जताती है और पूछती है कि अब इसके शरीर का क्या किया जाए। एरेल उसे देखता है और पूछता है कि क्या वह इसे दफनाने के बारे में सोच रही है सिर्फ इसीलिए कि यह अनफॉर्चुनेट है। लेकिन केन्या कहती है कि ऐसा नहीं है। वह तो ग्रिफिन के चूजे के बारे में बात कर रही थी, क्योंकि यह साफ था कि ग्रिफिन उसे बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा। एरेल पूछता है कि अब वह क्या करने वाली है। एरेल सोचता है कि सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और भले ही यह थोड़ा क्रूर लगे, लेकिन उन्हें प्रकृति को उसके हिसाब से चलने देना चाहिए। तभी केन्या खुशी से उछलकर चिल्लाती है कि वे इसे पालने वाले हैं। यह सुनकर एरेल हैरान रह जाता है। जब केन्या और एरेल इस बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी उनके बॉडीगार्ड और कुछ सोल्जर्स वहां पहुंचते हैं। बॉडीगार्ड केन्या और एरेल को देखकर खुश होती है और कहती है कि वह बहुत रिलीव्ड है कि वे दोनों सुरक्षित हैं। केन्या मुस्कुराती है और कहती है कि आखिरकार वे सब पहुंच गए और वह सबको देखकर बहुत खुश है। बॉडीगार्ड बताती है कि लड़ाई बहुत भयानक थी, लेकिन जब विजर्ड मारा गया और अनडेड स्पेल खत्म हुआ, तब और कोई नहीं मरा। जैसे ही बॉडीगार्ड केन्या के हाथ में छोटा ग्रिफिन देखती है, वह डर जाती है और पूछती है कि क्या यह सच में एक ग्रिफिन है। एरेल कहता है कि वे सही समय पर पहुंचे हैं और उनसे कुछ करने के लिए कहता है, ताकि केन्या इस ग्रिफिन को पालने का विचार छोड़ दे। लेकिन बॉडीगार्ड कहती है कि दुर्भाग्य से वे ऐसा नहीं कर सकते। केन्या अपने ग्रिफिन को पकड़कर मुस्कुराती है। घटना के एक हफ्ते बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया था, सिवाय एक चीज के। वह ग्रिफिन एरेल के बेड पर कूद जाता है, जिससे वह डर कर जाग जाता है। अब प्रिंसेस केन्या ने सच में ग्रिफिन को बचा लिया था और वह उसे पाल रही थी। अब उसका नाम फ्लाई था। एरेल फ्लाई को उठाता है और कहता है कि वह उसके साथ रहते हुए चैन से सो नहीं सकता, लेकिन फ्लाई उदास चेहरा बना लेता है। एरेल उसे अपनी गोद में रखता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि वह उससे लड़ाई नहीं करेगा, क्योंकि वह बहुत प्यारा और अच्छा बच्चा है। फिर हम उस दिन पहुंच जाते हैं। एरेल लीड लेता है और टीम से कहता है कि वे प्रिंसेस केन्या को सेफ जगह ले जाएं, ताकि वह थोड़ा आराम कर सके, जब तक कि वह ये एरिया क्लीन कर सके, ताकि ग्रिफिन की बॉडी दूसरी बीस्ट्स को आकर्षित न करे। गार्ड इस बात से सहमत हो जाता है और जैसे ही सब वहां से हटकर रात का कैंप लगाने लगते हैं, एरेल अपनी तलवार निकालता है और ग्रिफिन के सीने को चीरकर उसका मैजिक कोर निकालता है। इससे एरेल उस ग्रिफिन के चूजे को टेम कर सकता था, जिसे प्रिंसेस केन्या पालना चाहती थी। अब तक सब कुछ सही जा रहा था। तभी एरेल को एहसास होता है कि कोई आ रहा है। वह देखता है कि केन्या भागती हुई आ रही है और चिल्लाकर फ्लाई को बुला रही है कि वह आ गई है। जैसे ही फ्लाई प्रिंसेस केन्या को देखता है, वह उसकी तरफ उड़कर जाने लगता है। जब फ्लाई केन्या के साथ खेलने लगता है, तभी एक गार्ड एरेल के पास आता है और बताने लगता है कि पूरे किंगडम में हर जगह इस मामले की जांच हो रही है। एक ऑर्डर डार्क चर्च के खिलाफ जारी किया गया है, वही ग्रुप जिसने प्रिंसेस केन्या पर अटैक किया था। वह यह भी बताता है कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन देने वालों के लिए इनाम भी रखा है और जल्द ही कुछ नया सामने आ सकता है।
एरेल इस बात से थोड़ा इरिटेटेड होकर गार्ड से कहता है कि डार्क चर्च ही अकेली नहीं है जो किंगडम के खिलाफ है। एरेल थोड़ी देर के लिए रुकता है और सोचता है कि क्या वह जरूरत से ज्यादा मटेरियल वेल्थ को लेकर ऑब्सेस्ड था। गार्ड जो कुछ समझ नहीं पाता वो पूछता है कि क्या उसने कुछ कहा। एरेल कहता है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है और गार्ड से कहता है कि वो जा सकता है। उधर केन्या अब भी फ्लाई के साथ खेल रही थी। आखिरकार उसने उसे पकड़ लिया। वह उसे प्यार से देखती है और कहती है कि जब वो बड़ा होगा तो उसे एक अच्छा लड़का बनना होगा। एरेल दूर से यह सब ऑब्जर्व करता है और सोचता है कि उन्होंने प्रिंसेस केन्या को टारगेट के रूप में चुना, मगर उसका तो किंगडम की सेंट्रल पावर में तो कुछ खास इन्फ्लुएंस भी नहीं है, लेकिन कम से कम वो एक प्रिंसेस तो है ही, और हो सकता है कि यही वो रीजन हो। एरेल सोचता है कि अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उसे वही करना पड़ेगा जो वह नहीं चाहता था। उसे अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके प्रिंसेस केन्या को प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि वह इस फैमिली के बाकी लोगों से अलग है, वह उसी की तरह है। एरेल खुद से सवाल करता है कि क्या उसे फिर से एक मैजिक स्वर्ड्समैन बनना पड़ेगा। काफी सोचने के बाद वह डिसाइड करता है कि उसका नया गोल होगा उसका अपने 20s तक एक ऑरा स्पेशलिस्ट बनना। एरेल केन्या के पास जाता है और पूछता है कि क्या वह कुछ मजेदार करना चाहती है। केन्या मुस्कुराती है और पूछती है कि वो क्या होगा। फिर दो सोर्ड्स आपस में टकराती हैं। एरेल पूरी तरह फोकस होकर केन्या के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। दोनों ट्रेनिंग जारी रखते हैं। केन्या एरेल की स्किल्स से इंप्रेस हो जाती है, क्योंकि उसने कभी सीरियसली ट्रेन नहीं किया था, फिर भी वह इतना अच्छा था। वह पूछती है कि ये मूव्स क्या थे जो उसने यूज किए। एरेल मुस्कुराता है और कहता है कि उसने ऑरा का इस्तेमाल किया। एरेल सोचता है कि उसका प्लान काम कर गया और प्रिंसेस केन्या ने बेट ले ली। केन्या दौड़ती हुई आती है और कहती है कि वह भी ये सीखना चाहती है। वह पूछती है कि एरेल को इसके बारे में कैसे पता चला, क्या उसने इसके बारे में कहीं पढ़ा था। एरेल जवाब देता है कि हाँ, उसने थोड़ा बहुत पढ़ा था। वह अपने सिर पर उंगली रखकर कहता है कि ऑरा यूज करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दिमाग। केन्या रोने लगती है और पूछती है कि क्या ऑरा यूज करने के लिए उसे एरेल जितना स्मार्ट होना पड़ेगा। ये सुनकर एरेल थोड़ा डिसअपॉइंट होता है, लेकिन वह उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस उसे ध्यान से देखना होगा कि वह क्या कर रहा है। केन्या कहती है कि उनके बीच का फर्क यह है कि एरेल एक जीनियस है, इसलिए वह चीजें आसानी से कर सकता है। एरेल कहता है कि यह उतना मुश्किल नहीं है जितना दिखता है, बस उसे अपने ब्रेन से ऑरा को कंट्रोल करना सीखना होगा। एरेल फिर से कहता है कि उसे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो उस पर पूरा ध्यान देगा और हर वह चीज सिखाएगा जो उसे सीखनी चाहिए। केन्या ये सुनकर बहुत खुश और एक्साइटेड हो जाती है और पूछती है कि क्या वो सच में सीरियस है और क्या वह सच में ऑरा सीख पाएगी। एरेल मुस्कुराता है और कहता है कि अगर वह एक अच्छी लड़की बनी और उसने उसकी सिखाई हुई बातों को सही से फॉलो किया तो वह बहुत जल्दी ऑरा यूज करना सीख जाएगी। एरेल सोचता है कि इसके अलावा एक छोटा सा सीक्रेट भी है जिससे केन्या और जल्दी सीख जाएगी। एरेल को पहले से पता था कि यह वक्त जरूर आएगा, इसलिए उसने हमेशा बिना किसी के जाने उसके दिमाग में मोना को पहुंचाया। दूसरी तरफ प्रिंसेस की बॉडीगार्ड दरवाजे के पास खड़ी थी और सुन रही थी कि एरेल केन्या से क्या कह रहा था। जब एरेल ने केन्या से कहा कि वह उसे फॉलो करे और कंसंट्रेट करे, तो बॉडीगार्ड को क्यूरियोसिटी होने लगी कि अंदर क्या चल रहा है। समय के साथ केन्या अक्सर एरेल के घर जाने लगी, फ्लाई को देखने और ट्रेनिंग करने के लिए, चाहे वो फेंसिंग हो या ऑरा। इसका नतीजा यह हुआ कि प्रिंसेस केन्या ने बेहद अनबिलीवेबल स्पीड से ऑरा का इस्तेमाल करना सीख लिया। यहाँ तक कि केन्या खुद भी अपने रिजल्ट्स पर यकीन नहीं कर पा रही थी। वो बहुत खुश थी और एरेल को दिखा रही थी कि उसने आखिरकार ऑरा कंट्रोल करना सीख लिया है। एरेल उसे बधाई देता है और कहता है कि यह तो बस शुरुआत है। फिर वह फ्लाई से कहता है कि उसकी ओनर कितनी अमेजिंग है। फ्लाई जो अब काफी बड़ा हो चुका था, वो एरेल के कंधों पर चढ़ जाता है, लेकिन अब उसका वजन इतना ज्यादा था कि एरेल लड़खड़ा जाता है। ये ऑरा ट्रेनिंग के पावरफुल एनर्जी एक्सपोजर का साइड इफेक्ट था। फ्लाई टेम्पोरेरली बड़ा हो गया था। एरियल रोता है कि उसे इतना वजन उठाना पड़ रहा है, लेकिन वह जानता था कि कुछ समय बाद इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा और फ्लाई फिर से छोटा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल वह बहुत भारी था। फ्लाई उड़ने लगता है और एरियल को पकड़ लेता है। एरियल इस मौके का फायदा उठाते हुए केन्या से कहता है कि उसने जो कुछ हासिल किया है वह सिर्फ पहला कदम है। अब उसे और ज्यादा ट्रेन करना होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा मोना उसके पास होगी उतना ही आसान होगा ऑरा की स्ट्रेंथ और मूवमेंट को कंट्रोल करना। एरियल कहता है कि केन्या भविष्य में फ्लाई पर सवार होकर अपनी पूरी ताकत से ऑरा यूज कर सकेगी। केन्या मुस्कुराती है और कहती है कि एरेल की इमेजिनेशन तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन एरेल जमीन पर पैर पटक कर जोर देता है कि यह कोई मजाक नहीं है, वह सच में सीरियस है। केन्या दौड़कर फ्लाई के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसे लगता है कि एरेल सच बोल रहा है, क्या उन्हें इस पर यकीन करना चाहिए। एरेल बस दोनों को देखता है और सोचता है कि यह दिन उससे जल्दी आ जाएगा जितना केन्या सोच रही है। अचानक दरवाजा खुलता है और कोई कहता है हिज मैजेस्टी आ चुके हैं। केन्या और एरेल यह देखकर शॉक्ड रह जाते हैं, ये सोचते हुए कि राजा खुद यहाँ क्यों आए हैं। एरेल को लगता है कि जरूर कुछ हो रहा है, क्योंकि जो कुछ वह जानता था उसके मुताबिक उसके पिता उत्तर में तैयारियों में बहुत बिजी थे, तो वह यहाँ सिर्फ फ्रेश एयर लेने तो नहीं आए होंगे। एरेल अपने पिता का अभिवादन करता है।
राजा कहते हैं कि उन्होंने सुना है कि हाल ही में एरेल को फेंसिंग का शौक हो गया है। एरेल जवाब देता है कि हाँ, लेकिन इसके अलावा भी वह बहुत कुछ करता है। फेंसिंग के अलावा वह कई एक्सपेरिमेंट्स पर भी काम कर रहा है। एरेल जोर देकर कहता है कि वह फ्लाई को टेम कर रहा है ताकि उन्हें फ्यूचर में बॉर्डर के डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया जा सके। उसके पिता कहते हैं कि वह समझते हैं, लेकिन एरेल थोड़ा वरीड है क्योंकि उसके पिता का एक्सप्रेशन बदल गया था। ऐसा लग रहा था कि वह संतुष्ट हैं। एरेल सोचता है कि उसके पिता जरूर इस बात को लेकर एंग्शियस होंगे क्योंकि अब तक उसने जिस चीज में भी डेडिकेशन दिखाई है उसमें उसे शानदार रिजल्ट्स और अचीवमेंट्स मिले हैं। अचानक गार्ड्स कुछ लेकर आते हैं और सबके सामने रख देते हैं। केन्या और एरेल यह देखकर हैरान रह जाते हैं। एरेल सोचता है कि यह क्या है। थियरेल एरेल की तरफ देखता है और कहता है कि यह उसका है। वह एरेल को इसे पास से देखने के लिए बुलाता है और जोर देकर कहता है कि यह दुनिया में यूनिक है, यह खास तौर पर उसके लिए बनाई गई है। लाना जो थोड़ा वरीड थी, वो कहती है कि एरेल अभी इतनी बड़ी सोर्ड के लिए बहुत छोटा है। थियरेल लाना से सहमत होता है, लेकिन वह कहता है कि उसने ये सोर्ड अपने बेटे के लिए लाई है, लेकिन अभी यूज करने के लिए नहीं लाई है। हालांकि क्योंकि एरेल इसका ओनर है, उसे कम से कम इसे छूना तो चाहिए। लेकिन जब दोनों बात कर रहे थे, तभी एरेल ने एफर्टलेसली सोर्ड उठा ली, जिससे उसके माता पिता दोनों इंप्रेस हो गए। एरेल मुस्कुराता है और पूछता है कि क्या अब उसे अपनी फेंसिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। थियरेल इसे गर्व से देखता है और सोचता है कि उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि एरेल, जिसे मार्शल आर्ट्स का कोई टैलेंट नहीं था, वो एक सोर्ड पाकर इतना खुश होगा। लेकिन अचानक सोर्ड कांपने लगती है और एरेल सबके सामने गिर जाता है, जिससे उसके माथे पर एक चोट लग जाता है। वह सोचता है कि उसने पहले भी कहा था वह किसी तलवार से मरना नहीं चाहता। एरेल सोचता है कि वह पहले ही कई चीजों में स्टैंड आउट कर चुका है। अगर वह फेंसिंग में भी अपनी असली ताकत दिखाएगा तो यह दूसरों के लिए परेशानी खड़ी कर देगा, क्योंकि वह सीधे पावर स्ट्रगल में फंस जाएगा। इसलिए उसने तय किया कि वह ट्रेनिंग के दौरान खुद को एक यंगर और वीकर भाई के रूप में पेश करेगा, खास तौर पर प्रिंसेस केन्या के साथ। हालांकि एरेल अपनी मेहनत को वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए उसे तुरंत सोचना होगा कि वह इस रॉयल फैमिली की पॉलिटिक्स में कितना शामिल होना चाहता है। वह उठता है और अपने पिता को इस इनक्रेडिबल गिफ्ट के लिए धन्यवाद देता है। लेकिन एरेल जोर देकर कहता है कि जैसा कि सब देख सकते हैं, उसकी फेंसिंग स्किल्स अभी भी एक बच्चे जैसी ही हैं। वह माफी मांगता है और कहता है कि यह स्वॉर्ड प्रिंसेस केन्या के लिए ज्यादा सही रहेगी। दूसरी तरफ केन्या को यह उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह हैरान रह जाती है और पूछती है कि ऐसा क्यों। थियरेल उसे देखता है और सोचता है कि इसमें सरप्राइज होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि केन्या बहुत इनक्रेडिबल स्पीड से इवॉल्व कर रही है। इतना ही नहीं, वह पहले से ही ऑरा प्रैक्टिशनर्स की क्लास में है। ये बात ही उसे किंगडम में एक इलीट वॉरियर के रूप में देखने के लिए काफी है। एरेल जोर देकर कहता है कि यह उसके लिए अप्लाई नहीं होता, क्योंकि उसके पास इस दुनिया के किसी भी व्यक्ति से कहीं अधिक एक्सपीरियंस है। अगर केन्या को उसके लेवल तक पहुंचना है तो उसे अपनी एबिलिटीज इन्फिनिटली इंप्रूव करनी होंगी। हालांकि इस दुनिया में चीजें अलग हैं। जिस स्पेस से केन्या जा रही है, यह सिर्फ समय की बात है कि वह एक और स्पेशलिस्ट की क्लास तक पहुंच जाए, जहां पूरे किंगडम में केवल 30 लोग हैं। केन्या की डेवलपमेंट इतना रिमार्केबल है कि अगर नाइट्स को पता चले तो वे भी शॉक्ड रह जाएंगे। यही कारण है कि उसे ये सोर्ड मिलनी चाहिए। एरेल सोर्ड केन्या को दे देता है। थियरेल उनकी तरफ चलता हुआ आता है और कहता है कि वह सच में समझता है कि एरेल का क्या मतलब था, लेकिन इसमें एक छोटी सी कंडीशन है। थियरेल प्रिंसेस केन्या को फाइट के लिए बुलाता है। वह देखना चाहता है कि क्या वह सच में इस सोर्ड की एबिलिटीज के काबिल है। केन्या ये सुनकर डर जाती है। एरेल अपने पिता के इस एटीट्यूड से शॉक्ड रह जाता है, ये सोचते हुए कि उनके पिता आखिर कर क्या रहे हैं। हालांकि एरेल को याद आता है कि उनके पिता हमेशा से ऐसे ही थे। एरेल बार बार जोर देकर कहता है और वो केन्या से कहता है कि वह उन्हें दिखाए कि वह सोर्ड से क्या कर सकती है। वह जोर देता है कि उसे सिर्फ एक बार हमला करना है, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। केन्या अब भी घबराई हुई थी, क्योंकि उसे ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। एरेल यह देखकर सोचता है कि केन्या का नर्वस होना नॉर्मल है। आखिरकार उनके पिता राजा हैं। एरेल उसकी मदद करने की कोशिश करता है। वह प्रिंसेस केन्या की पीठ पर हाथ रखता है और कहता है कि सब ठीक है। उसे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और दिखाना चाहिए कि उसने अब तक क्या सीखा है। केन्या अब भी डरी हुई थी, लेकिन वह गहरी सांस लेती है। एरेल स्माइल करता है और उसे थम्स अप देता है, ये सोचते हुए कि केन्या को थियरेल पर अपने दिल की पूरी ताकत से वार करना चाहिए। केन्या शांत हो जाती है और कहती है कि ठीक है। दोनों तैयार होते हैं और एक दूसरे का सामना करते हैं। थियरेल बहुत इंप्रेस होता है और कहता है कि प्रिंसेस की पॉस्चर बाकी नाइट्स से अलग है और पूछता है कि क्या उसने इसे खुद बनाया है। एरेल को क्यूरियोसिटी होती है कि उसके पिता सिर्फ देखकर ही ये कैसे समझ गए। केन्या थोड़ी देर तक थियरेल को घूरने के बाद अपनी सोर्ड उठाती है और कहती है कि उसके पिता को फाइट के दौरान उसे गाइड करना चाहिए। केन्या कंटेस्ट की शुरुआत करती है और अपने पिता पर तेजी से हमला करती है। धूल का एक बड़ा बादल उठता है, जिससे चारों ओर कुछ भी साफ नहीं दिखता। लाना देख नहीं पाती और पूछती है कि ये क्या हो रहा है। एरेल फाइट को देखकर सोचता है कि यह बहुत ज्यादा स्मूथ चल रहा है, क्योंकि प्रिंसेस केन्या की इन्नेट स्ट्रेंथ और हाई परफॉर्मेंस मोना की वजह से उसकी स्पीड आम लोगों की आंखों से भी ओझल हो चुकी है।
केन्या पूरी तरह फोकस और डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ती रहती है बिना किसी हेजिटेशन के। एरेल उसे चीयर करता है, लेकिन वो थोड़ा परेशान भी होता है क्योंकि प्रिंसेस का पहला अटैक उसके पिता के सिर की ओर था। एरेल समझ नहीं पाता कि जब सोर्ड सिर्फ कुछ इंचेस दूर है तब भी थियरल इसे खुशी से क्यों देख रहा है। एरेल को यह फादर डॉटर कंटेस्ट काफी डरावना लगता है। पल भर में थियरल अपनी सोर्ड से डिफेंड करता है, जिससे जबरदस्त इम्पैक्ट और तेज हवा के झोंके उठते हैं। केन्या अपने पिता की स्ट्रेंथ और स्पीड देखकर हैरान हो जाती है और थियरेल को भी यह देखकर आश्चर्य होता है कि केन्या इस लेवल तक पहुंच चुकी है, क्योंकि उसका अटैक बहुत हैवी था। थियरेल उसे पीछे फेंक देता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाती है और कहता है कि यहां तक कि नाइट्स का लीडर भी उससे लड़ते हुए इतनी ज्यादा ऑरा एमिनेट नहीं करता। यह सच में काबिले तारीफ है कि इतनी छोटी सी केन्या में इतनी क्षमता है। जमीन पर पड़ी केन्या अपना हाथ अपने कंधे पर रखती है और कहती है कि यह पूरी तरह से सही नहीं है, उसे अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। थियरेल एरेल के पास जाता है और कहता है कि उसने सुना है कि प्रिंसेस केन्या की सारी फेंसिंग ट्रेनिंग उसी ने दी है, और पूछता है कि क्या यह सच है। एरेल स्पीचलेस हो जाता है क्योंकि उसे इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। वह बात को टालने की कोशिश करता है और कहता है कि यह कुछ खास नहीं था, बस उसकी थियोरी ने इफेक्ट दिखाया। एरेल समझाने लगता है कि उसके रिसर्च के अनुसार करंट फेंसिंग स्टाइल प्रिंसेस केन्या के लिए सही नहीं थी। सब कुछ इस ओर इशारा कर रहा था कि उसमें ऑरा एबिलिटी के लिए नेचुरल टैलेंट था, इसलिए उसने सिर्फ थोड़ी गाइडेंस दी। केन्या और थियरेल चुपचाप ये सुनते हैं। ये सब सुनने के बाद थियरेल कहता है कि अगर यह सच है तो इसे बाकी लोगों को भी सिखाया जा सकता है। एरेल नाखुश हो जाता है और सोचता है कि उसके पिता की असली मंशा यही थी, स्पेशलिस्ट क्लास ऑनरा नाइट्स की मास प्रोडक्शन करना। वह ट्रेनिंग मेथड को नाइट्स तक फैलाकर एक ऐसी अजेय आर्मी बनाना चाहते हैं जिसे कोई और देश मैच न कर सके। एरेल सोचता है कि यह सही नहीं होगा, इसलिए वह अपने पिता के सामने झुककर माफी मांगता है और कहता है कि अगर वह उम्मीद कर रहे हैं कि बाकी नाइट्स को भी प्रिंसेस केन्या जैसा रिजल्ट मिलेगा तो यह मुश्किल होगा। प्रिंसेस केन्या जन्म से ही एक्सेप्शनल टैलेंट के साथ थी, और चूंकि एरेल ने बचपन से उसके हर मूवमेंट को क्लोजली ऑब्जर्व किया था, इसलिए वह उसकी ग्रोथ को इस मुकाम तक ला सका। थियरेल इस जवाब से नाखुश होता है, लेकिन वो कहता है कि वह समझ गया। एरेल इसे छिपाने की कोशिश करता है और सोचता है कि सच कहें तो वह किसी के लिए भी सही ट्रेनिंग मेथड निकाल सकता है और उन्हें परफेक्ट गाइड कर सकता है, लेकिन यह उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत होगी। साथ ही वह यह भी नहीं चाहता कि वो पूरा दिन किसी और आदमी की मसल्स को ऑब्जर्व करता रहे। फिर एरेल सोचता है कि पूरी तरह से अपने पिता को निराश करना सही नहीं होगा, इसलिए वह कहता है कि भले ही बाकी लोगों के लिए ट्रेनिंग उतनी इफेक्टिव ना हो जितनी केन्या के लिए थी, फिर भी उन्हें मजबूत बनाया जा सकता है। एरेल यह भी कहता है कि एक छोटी सी बात और है, वह सिर्फ रॉयल फैमिली के सदस्यों के लिए यह कर सकता है। वह सोचता है कि भले ही वह उन्हें तेजी से ग्रो न करवा सके, लेकिन सही ट्रेनिंग मेथड्स देना ही काफी होगा। थियरेल यह सुनकर थोड़ा सोचता है और फिर कहता है कि वह समझ गया। एरेल महसूस करता है कि उसके पिता ने उसकी असली वजह को समझ लिया है, क्योंकि बाकी नोबल्स राजा के लिए भूखे भेड़ियों जैसे हैं, और अगर यह सीक्रेट मेथड शेयर किया गया तो यह केवल समस्याएं खड़ी करेगा। एरेल मुस्कुराता है और सोचता है कि बाकी नोबल्स को मजबूत बनाने की कोई जरूरत नहीं है। थियरेल एरेल से कहता है कि वह समझ गया और वो उसकी इस रिक्वेस्ट का सम्मान करेगा, तो यह सीक्रेट मेथड सिर्फ रॉयल लाइनेज तक सीमित रहेगा। एरेल सोचने लगता है कि यह मेथड अब रॉयल फैमिली की पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली विरासत बन जाएगी। ऐसा लग रहा है कि एरेल की सीक्रेट डायरी अब एक नेशनल ट्रेजर बनती जा रही है। एरेल को यह काफी एम्बैरेसिंग लगता है, लेकिन असल में उन्हें ही कड़ी ट्रेनिंग करनी होगी, तो बस थोड़ा इंतजार करो। कुछ महीनों बाद जब मेड्स वहां से गुजर रही थीं, उन्होंने एक जोरदार आवाज सुनी। ये थियरेल था, जो पूरी तरह पसीने में भीगा और हैरान था। उसके चारों ओर सब कुछ तहस नहस हो चुका था। वह खुद भी चौंक गया, क्योंकि उसकी मेथड सच में काम कर रही थी। वह आखिरकार एक पीक स्पेशलिस्ट के स्तर तक पहुंचने लगा था। जैसे ही एक मेड ने थियरेल की सोर्ड उठाई, वह सोचने लगा कि यह सब उसके बेटे एरेल की वजह से ही हुआ है। उसने ये सब स्क्रैच से बनाया था, लेकिन दुर्भाग्य से वह खुद इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि उसका शरीर बहुत कमजोर है। थियरेल सोचता है कि पूरे किंगडम में सबसे ज्यादा एरेल को इसकी जरूरत है। एक फादर और किंग होने के नाते उसे कुछ करना ही होगा। कुछ समय बाद एरेल के घर में वह अचानक चौंक कर चिल्लाता है, क्योंकि उसके पिता ने उसके लिए एक्सक्लूसिव नाइट्स भेजे थे। वह आदमी मुस्कुराते हुए कहता है कि कई नाइट्स ने एरेल का एस्कॉर्ट बनने की पेशकश की थी। सभी बेहद प्रतिभाशाली थे और किंग ने खुद उन्हें चुना था। उस व्यक्ति ने टेबल पर कागजों का एक ढेर रखा। एरेल जल्दी जल्दी पेपर्स देखने लगता है और सोचता है कि ये सभी प्रतिष्ठित परिवारों से हैं। कुछ साल पहले वे उसे देखना भी पसंद नहीं करते थे। वह नाम और डॉक्यूमेंट्स देखते हुए सोचता है कि अब लोगों की उसके बारे में राय कितनी बदल गई है। वह फिर से बैठ जाता है और खाना खाते खाते सोचता है कि ऐसा लगता है कि सक्सेस के बिना ऐसी प्रिविलेज नहीं मिलती। सच कहा जाए तो उसकी स्किल्स इतनी अच्छी हैं कि उसे किसी गार्ड की जरूरत नहीं। अब तक कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो उसे हरा सके। लेकिन वह अपनी असली ताकत दिखाने का कोई इरादा नहीं रखता, क्योंकि भविष्य में कोई पुरानी घटना फिर से हो सकती है। प्रिंसेस केन्या खड़ी होती है, वो पेपर्स पढ़ती है
और कहती हैं कि एरेल सच में अद्भुत इंसान है। एरेल कुछ पेपर्स उठाकर अपने बटलर से पूछता है कि क्या वह सच में कोई भी 3 नाइट्स चुन सकता है। बटलर भागते हुए जवाब देता है, हाँ, लेकिन किंग ने कहा कि अगर वह चाहे तो वो सारे ले सकता है। एरेल को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता और कहता है कि उसे इतने लोगों की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स देखते हुए वह सोचता है कि एक इंटरव्यूअर बनना इतना बुरा नहीं है। उसे सभी की क्षमताओं के साथ साथ उनके व्यक्तित्व का भी ध्यान रखना होगा। वह एक एक शीट को ध्यान से देखता है और सोचता है कि उसे सही चुनाव करना चाहिए। 3 नाइट्स और 3 नाइट्सेस में से वह बिना किसी संदेह के तीनों नाइट्सेस को चुनेगा। वह पेपर्स हाथ में लेकर जोर से हंसने लगता है, जिससे बटलर और केन्या कुछ भी समझ नहीं पाते। अचानक एरियल मेज पर चढ़ जाता है। वो पेन हाथ में लेकर कहता है कि वह इंटरव्यू शुरू करने के लिए तैयार है। लेकिन जैसे ही वह शुरू करता है, उसे थोड़ा डर लगने लगता है, क्योंकि यह वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। एरियल अपनी कुर्सी पर हिलते हुए सभी को हेलो कहता है। सभी एक साथ जोर से जवाब देते हैं, जिससे वह और भी घबरा जाता है। वह अंदर ही अंदर रोने लगता है। जितने बेहतरीन ये नाइटेसेस लग रही थीं, वे पूरी तरह से उसकी कल्पना से अलग थीं। उनमें से एक को कुछ अजीब लगता है और वह पूछती है कि क्या एरियल ठीक है, क्या कुछ गड़बड़ है। वह जल्दी से जवाब देता है कि सब कुछ ठीक है, उन्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एरियल सोचता है कि वह ये नहीं दिखा सकता कि वह इससे नाखुश है, क्योंकि इन लोगों ने अपनी जिंदगी समर्पित कर दी और बेहोश होने तक ट्रेनिंग की ताकि वे बेहतरीन नाइटेसेस बन सकें। वह गहरी सांस लेता है और सोचता है कि अब उसे सेल्फिश होना बंद करना होगा। फिर वह खड़ा होकर कहता है कि अब इंटरव्यू शुरू करने का समय आ गया है। वह सभी को देखता है और सोचता है कि वे सभी काफी मजबूत लग रहे हैं। उनमें से एक बोलती है कि उसने भी वॉलंटियर किया था। एरेल उसे देखता है और महसूस करता है कि वह बहुत बड़ी है। वह चौंक जाता है, क्योंकि उसके पास तो किंग से भी ज्यादा मसल्स हैं। वह सोचता है कि अगर उसे एक बॉडीगार्ड चाहिए तो यह सही चुनाव होगा। लेकिन तभी उसकी नजर एक और उम्मीदवार पर पड़ती है, जो आम नाइट जैसी नहीं लग रही थी। उसकी ऑरा किसी नोबल लेडी जैसी थी, जो बाकी सभी से अलग थी। इंटरव्यू खत्म होने के बाद एरियल सोचता है कि कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सभी ने सही जवाब दिए और बिना किसी परेशानी के क्वेश्चंस को हल कर लिया। वह कहता है कि उसे इस पर थोड़ा और सोचना होगा, और वो सभी को बाहर इंतजार करने को कहता है। सभी सिर झुकाकर उसका सम्मान करते हैं और कहते हैं कि वे इंतजार करेंगे। जैसे ही वे चले जाते हैं, एरियल सोचना शुरू करता है कि भले ही वह उन्हें सिर्फ शो ऑफ करने के लिए चुन रहा हो, क्योंकि उसे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होगी, फिर भी उसे इसे सीरियसली लेना होगा। वह गहरी सांस लेता है और सोचता है कि उसे करेक्टली चूज करना पड़ेगा। फिर एरियल बैठता है, कॉन्सेंट्रेट करता है और चोंग 6 डिवाइन स्किल्स ऑफ ओरिजिन क्रिएशन को एक्टिवेट करता है। यह एक सीक्रेट टेक्निक है जो ब्रेन को इस तरह उत्तेजित करती है कि वह उन एबिलिटीज को उजागर कर सके जिनसे लोग आमतौर पर अनजान होते हैं। उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए चमकने लगती हैं। यह एबिलिटी केवल एक इमॉर्टल टाओइस्ट के स्तर तक पहुंचकर ही प्राप्त की जा सकती है, जिसने पूरा जीवन ट्रेनिंग में बिताया हो। लेकिन यह एरेल जैसे व्यक्ति के लिए काफी ईजी है, क्योंकि उसने 100 लाइव्स जी हैं। उसे ये एबिलिटी इस्तेमाल किए हुए बहुत समय हो चुका था, लेकिन उसे जो दिख रहा था उस हिसाब से सब कुछ करेक्टली वर्क कर रहा था। अब समय आ गया था सेकंड इंटरव्यू को शुरू करने का। एरेल कहता है कि वे 1 बाय 1 एंटर करें। वह इतनी मेहनत इसलिए कर रहा है क्योंकि यह क्लियर था कि वहां कुछ लोग अलग इरादों से आए थे। पहली उम्मीदवार अंदर आती है और एरेल तुरंत कुछ गलत महसूस करता है। उसे लगता है कि उसे जो चाहिए था वह मिल गया, इसलिए उसे बाहर कर दिया जाता है। दूसरी अंदर आती है और एरेल को फिर वही फीलिंग होती है, इसलिए वह भी बिना किसी हेजिटेशन के डिसमिस कर दी जाती है। इस समय इस एबिलिटी के एक्टिव होने के साथ एरियल के पास पूर्ण कॉम्प्रिहेंशन कैपेसिटी होती है। जैसा कि इस एबिलिटी के नेम से ही स्पष्ट है, वह लोगों के माइंड को देख सकता है और उन्हें समझ सकता है। वह उनके दिलों की धड़कनें नहीं सुन सकता, लेकिन उनकी सोल और इमोशंस का रंग देख सकता है। एरियल अगले व्यक्ति को अंदर बुलाता है और सोचता है कि भले ही वे उसे असैसिनेट करने नहीं आए हों, वे उस पर स्पाई कर सकते हैं। इसीलिए उसे किसी को चुनते समय केयरफुल रहना होगा। एरेल सोचता है कि अशा के अलावा कोई और नहीं है जो अलग नजर आता हो, लेकिन उसे कम से कम 2 लोगों को चुनना ही होगा। वह उस स्ट्रांग वुमन द बर्जर्कर को चुनने के बारे में सोच रहा था, लेकिन तभी आखिरी व्यक्ति मुस्कुराते हुए अंदर आती है। वह अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि उसका नाम सैना गरेल है। यह सुनकर एरेल इंप्रेस होता है, क्योंकि उसकी सोल भी एकदम क्लीन थी। साथ ही वह काफी सोशेबल लग रही थी, लेकिन उसका एक्सपीरियंस थोड़ा कम था। एरेल उसकी फाइल उठाता है और देखता है कि उसके बारे में लिखा गया है कि उसे सिर्फ बॉर्डर ही नहीं, बल्कि कई दूरस्थ इलाकों में भी ट्रांसफर किया गया था। ऐसा लगता है कि वह पूरे किंगडम की लगभग सभी नाइट ऑर्डर्स का हिस्सा रह चुकी थी। सेना मुस्कुराकर कहती है कि यह थोड़ा एम्बैरेसिंग है, लेकिन यह सब सिर्फ पर्सनल रीजंस की वजह से था कि उसने इतना ट्रैवल किया। एरेल सोचता है कि शायद वह किसी तरह की प्रॉब्लमैटिक चाइल्ड रही होगी। वह उसे ध्यान से एनालाइज करता है और देखता है कि उसकी इमोशंस में कोई बड़ा बदलाव नहीं हो रहा है। इससे ऐसा नहीं लगता कि उसने अपने पास्ट में कोई क्राइम किया होगा या कुछ गलत किया हो। यह देखकर एरेल थोड़ा रिलैक्स महसूस करता है और इस बात को इग्नोर कर देता है कि उसे इतनी बार ट्रांसफर किया गया था।
एरेल स्माइल करता है और सभी को गुड वर्क विश करता है क्योंकि इंटरव्यू समाप्त हो चुका था। फिर वह अनाउंस करता है कि उसने किन्हें चुना है और कहता है कि वह आशा और सईना के साथ काम करने के लिए एक्साइटेड है। दोनों ये सुनकर सरप्राइज हो जाती हैं। इस तरह कॉन्क्यूबाइंस कासल के मेंबर्स की संख्या बढ़ गई। अब एरेल अपने दोनों पर्सनल गार्ड्स के साथ चलता है। सईना पूरी तरह सीरियस थी जब वह काम पर थी। एरेल को यह अच्छा लगता है एक्सेप्ट एक चीज के। जब वे तीनों एक जगह पहुंचते हैं तो वे पूछते हैं कि वे वहां क्यों आए हैं। एरेल स्माइल करता है और कहता है कि उसे वास्तव में उनके एबिलिटीज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए वह उन्हें यहां लाया ताकि वे अपनी स्किल्स का प्रदर्शन कर सकें। दोनों ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं। एरेल सोचता है कि भले ही वे अब उसके नाइटर्स बन चुके हों, लेकिन अगर वे अभी भी सिर्फ ऑरा प्रैक्टिशनर्स की श्रेणी में आते हैं तो यह एक प्रॉब्लम होगी। उन्हें स्ट्रांग बनना होगा और इसी कारण उसे उनकी एबिलिटीज को पहले समझना होगा। आशा अपना हाथ उठाकर कहती है कि यह सही है कि उन्हें अपनी एबिलिटीज दिखानी चाहिए, लेकिन वह यह जानना चाहती है कि एरेल उन्हें कैसे दिखवाना चाहता है। एरेल एक्साइटेड होकर स्माइल करता है और कहता है कि वे एक दूसरे से फाइट कर सकते हैं। सीना स्माइल करती है और कहती है कि वह अब उसकी नाइटस है, इसलिए वह कुछ भी करने को रेडी है। आशा भी अग्री होकर कहती है कि उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरेल स्माइल करता है और सोचता है कि एक जैसी एबिलिटीज वाले लोगों की फाइट उन्हें बिना किसी हेजिटेशन के अपनी पूरी ताकत दिखाने का मौका देती है, लेकिन इसके लिए उन्हें थोड़ा और पुश करने की जरूरत थी। एरेल इम्प्रेस्ड होकर कहता है कि उसे यह देखने की बेहद उत्सुकता है कि उनमें से सबसे पावरफुल कौन है। यह सुनकर उनके बीच माहौल और इंटेंस हो जाता है। एरेल मुस्कुराता है और सोचता है कि जब तक वे नाइटस हैं उन्हें अपनी खुद की एबिलिटीज पर गर्व होना चाहिए। सीना अपनी गर्दन घुमाती है और कहती है कि उसे भी जानने की बहुत क्यूरियोसिटी है और वह आशा से पूछती है कि क्या वह भी जानना चाहती है कि सबसे स्ट्रांग कौन है। आशा बहुत शांत तरीके से जवाब देती है कि वह इसे मना नहीं कर सकती क्योंकि ये तो उसे भी जानना है। दोनों डिटर्मिन्ड नजरों से एक दूसरे को देखते हैं। इसी बीच पास में एक स्टूल पर बैठा एरेल ये सब देखकर बहुत एंजॉय कर रहा है। वह एक्साइटेड है ये देखने के लिए कि यह कैसे रिजॉल्व होगा। निश्चित रूप से ये एक जबरदस्त फाइट होने वाली है। सीना स्ट्रेच करते हुए पूछती है कि क्या फाइट के दौरान कोई रूल फॉलो करना होगा। आशा भी स्ट्रेच करती है और कहती है कि उसे रूल्स पसंद नहीं है और एरेल से पूछती है कि वह क्या सोचता है। एरेल सोचता है कि भले ही उसने ये शुरू किया था, लेकिन दोनों इस आइडिया को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। वो कहता है कि इसमें कोई रूल्स नहीं होंगे, बस उन्हें एक दूसरे को गंभीर रूप से चोट नहीं करना है। सीना मुस्कुराती है और कहती है कि वह थोड़ा आसान लेगी क्योंकि उसे आशा से ज्यादा प्रैक्टिकल अनुभव है। लेकिन आशा पीछे नहीं हटती और जवाब देती है कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वह भी अपनी एबिलिटीज को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है। हालांकि उसे लगता है कि सीना जब कह रही थी कि वह बहुत जगहों पर रही है तो वह सिर्फ दिखावा नहीं कर रही थी। एरेल महसूस करता है कि माहौल थोड़ा हैवी हो रहा है और सोचता है कि ये सच में बच्चे नहीं है। वह सोचता है कि क्या वे सच में फाइट करेंगे और वो थोड़ा चिंतित हो जाता है। इसीलिए वह जोर देकर कहता है कि वो इस लड़ाई को ज्यादा सीरियसली न ले। भले ही ये स्ट्रांगेस्ट को जानने के लिए फाइट है, लेकिन यह सिर्फ उनकी एबिलिटीज को दिखाने के लिए है। जैसे ही वह हाथ थपथपाएगा उन्हें लड़ाई शुरू करनी होगी। जैसे ही एरेल सिग्नल देता है दोनों तेजी से लड़ाई शुरू कर देते हैं और उनके पावरफुल अटैक्स के कारण एरेल खुद को जमीन पर गिरा हुआ पाता है। वे उठता है मगर अब वो पूरा गंदा हो चुका है और वो सोचता है कि उसने कहा था कि इसे थोड़ा इजी लेना, लेकिन ये तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एरेल उनकी भावना को समझता है क्योंकि यही वो चीज है जिसके लिए नाइट्स पूरी जिंदगी ट्रेनिंग करते हैं। दोनों एक दूसरे पर जोरदार हमले कर रहे थे जिससे चारों तरफ जबरदस्त प्रेशर बन गया था, लेकिन एरेल इसे रोकता नहीं है क्योंकि उसे सच में इन दोनों की ताकत का पता लगाना है। एरेल आशा के अटैक्स से प्रभावित होता है, लेकिन उसकी नजर सीना पर पड़ती है जो अपने हाथ में एक बड़ी मात्रा में मौना इकट्ठा कर रही थी। सीना जल्दी से आशा के अटैक को रोक देती है और उसकी स्पीयर पर वार करती है। यह देखकर एरेल को कंफ्यूजन होती है कि सीना ने आशा के अटैक को अपनी आंखों से प्रिडिक्ट किया, न कि अपनी सेंसेस से। ये किसी जंगली जानवर जैसा लग रहा था। इससे आशा का गार्ड नीचे हो जाता है और सीना को हमला करने का मौका मिल जाता है। बिना सोचे समझे वह तुरंत हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। एरेल उसके मूवमेंट्स को ध्यान से देखता है और महसूस करता है कि आशा के लिए डिफेंड करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि वह स्पीयर इस्तेमाल कर रही है और अगर दुश्मन बहुत पास आ जाए तो स्पीयर से डिफेंड करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन अचानक आशा अपने पैरों का इस्तेमाल करती है और तेजी से किक मारती है जिससे सीना उसे स्ट्राइक नहीं कर पाती। एरेल हैरान हो जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि आशा इतनी ज्यादा मोबिलिटी रखती है। सीना थोड़ा पीछे हटती है और कहती है कि किक्स तो कुछ ज्यादा ही हो गया। आशा कहती है कि सीना जो कह रही है वह कोई सेंस नहीं बनाता। एरेल पूछता है कि वे दोनों इसे इतनी सीरियस क्यों ले रही हैं। दोनों फिर से अरीना के बीच में आमने सामने आ जाती है और उन दोनों की एनर्जी चारों तरफ महसूस की जा सकती है। एरेल महसूस करता है कि यह सिचुएशन अब कंट्रोल से बाहर हो रही है क्योंकि उनकी ऑरा बहुत डेंस हो गई है। अगर वे इसी तरह जारी रहीं तो वो तब तक नहीं रुकेंगी जब तक खून ना निकल आए।
इसीलिए वह तुरंत दखल देता है और जोर से चिल्लाता है कि दोनों को तुरंत रुक जाना चाहिए। जो उसने देखा वह काफी है। दोनों तुरंत रुक जाती हैं और उसकी तरफ देखती हैं। एरियल उनकी तरफ बढ़ता है और कहता है कि इस फाइट की वजह से वह अब उनकी एबिलिटीज को अच्छे से समझ चुका है। और जो उसने देखा उससे यह साफ है कि दोनों को अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। दोनों पूछती हैं कि वे कैसे इंप्रूव कर सकती हैं। एरियल समझाना शुरू करता है। सबसे पहले आशा बहुत ज्यादा इम्पेशेंट है क्योंकि वह अपनी स्पीड पर जरूरत से ज्यादा फोकस करती है। वहीं सीना हमेशा थोड़ा कंफ्यूज लगती है क्योंकि वह हैंड टू हैंड कॉम्बैट की ज्यादा आदी है। आशा कहती है कि उसने सुना है कि एरिल ने प्रिंसेस केन्या को सब कुछ सिखाया था। वह पूछती है कि क्या उसने उनकी एबिलिटीज देखने के लिए ऐसा किया ताकि वह उन्हें भी गाइड कर सके। एरिल सोचता है कि केन्या ने सच में बहुत अच्छा किया। वह ऑरा स्पेशलिस्ट बन गई और यहाँ तक कि रॉयल नाइट्स में भी उसकी बहुत प्रसिद्धि है। एरिल जवाब देता है कि हाँ बिल्कुल, अब जब वे उसकी पर्सनल बॉडीगार्ड्स बन गई हैं तो उन्हें और ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा। या फिर क्या वे ऐसा नहीं चाहती? आशा कहती है कि इसे मना करने का तो सवाल ही नहीं है। सीना थोड़ी शर्मिंदा होकर कहती है कि वह बस एरेल को परेशान नहीं करना चाहती थी। एरेल मुस्कुराता है और कहता है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, यह उसके लिए कोई परेशानी नहीं है, बल्कि उसके बॉडीगार्ड्स को मजबूत बनाना उसके लिए एक जरूरी काम है। एरेल वहां से आगे बढ़ता है और जोर से कहता है कि जब तक वे उसके साथ हैं उन्हें और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा। इसलिए एरेल का एक्सक्लूसिव नाइट स्पेशल ट्रेनिंग अब शुरू होता है। सीना और आशा सहमति में सिर हिलाती हैं। अगर इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको इसका अगला एपिसोड देखना है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आप वीडियोस में और क्या-क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि जैसे ही इसका अगला पार्ट ढले वैसे ही आपको पता चल जाएगा। और मेरे चैनल पे बहुत सारे मैनहवा रिकैप की वीडियो है तो उसे जरूर से चेक करना। चलिए मिलते हैं एक नए रिकैप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।